व्याकरण के बड़े शीर्षकों में से एक शीर्षक प्रत्यय को हम प्रारंभ कर रहे हैं। सामान्य तौर पर प्रत्यय की परिभाषा से आप परिचित होंगे। प्रत्यय किसी भी शब्द या फिर किसी भी धातु के बाद में लगता है, किसी के शब्द के या कोई भी धातु इत्यादि हो उसके बाद में लगता है, इसलिए यहां पर इनको प्रत्यय जितने भी हैं उसके प्रसंग में एक प्रकरण आ जाता है परश्चय। जितने भी प्रत्यय हैं वो किसी न किसी के बाद में होते हैं, मतलब प्रत्यय नाम की चीज कभी भी प्रारंभ में नहीं हो सकती। ये हो सकता है कि वो शब्द रूप या शब्द या धातु के बाद में हो, या फिर ये भी हो सकता है जैसे कि आपको मैं बताऊं, जैसे पट धातु था, पट धातु से आपने धातु रूप बनाया, जैसे वहां पर एक प्रत्यय आया ती प्रत्यय जिसको आपने तिप प्रत्यय कहा था, तिंग प्रत्ययों के अंदर एक शामिल प्रत्यय है, तो ये पट धातु के बाद में आया तो ये भी प्रत्यय कहलाएगा। और आगे चलकर के बीच में एक प्रत्यय आता है सप प्रत्यय जिसमें बसता केवल ए है। अब ये भी प्रत्यय है, ये किसके बाद में है? पट के बाद में है। मतलब प्रत्यय कभी भी इधर स्टार्टिंग के अंदर कभी भी प्रत्यय नहीं होगा, प्रत्यय किसी न किसी के बाद में ही होगा। अब ये ए को भी हम पट के बाद मानेंगे, ती को भी हम पट ए इन दोनों के बाद मानेंगे, मतलब कभी भी स्टार्टिंग के अंदर कोई प्रत्यय नहीं होगा। जैसे आपने देखा अपठत लंग लकार का रूप था ना, लंग लकार के रूप में स्टार्टिंग का जो ए है इस ए को प्रत्यय नहीं कह सकते। ये तो एक तरह से मैंने आपको बताया था ये तो आगम था, इसको प्रत्यय नहीं कहेंगे, मतलब स्टार्टिंग में कभी भी कोई प्रत्यय संभव नहीं है। तो प्रत्यय की परिभाषा में भी कह दिया गया या तो कोई भी वर्ण हो सकता है या फिर कोई भी वर्णों का समूह हो सकता है और वो किसी भी शब्द या धातु के बाद लगते हैं, मतलब स्टार्टिंग में कभी भी कोई प्रत्यय संभव नहीं है। या तो वो कोई वर्ण होगा या फिर कोई वर्णों का समूह है। जैसे अभी मैंने उदाहरण दिया, बीच में ए आया, वो तो केवल अकेला वर्ण था और उसके आगे हमने ती लगाया, ती के अंदर दो वर्ण थे, एक तो तय और एक ई, तो वो क्या हो गया? वर्ण समूह हो गया। जैसे मान लो आगे चल के मैं बताऊंगा कई जगह तरह तरह के प्रत्यय आते हैं। जैसे मान लो आपने अण प्रत्यय किया, अण में क्या बचा? ए। या फिर जैसे आपने स्त्रीलिंग के अंदर किया टाप प्रत्यय, टाप में क्या बचा? आ। या फिर गीप प्रत्यय, गीप में क्या बचा? ई। ये जो अकेले प्रत्यय बचे, अकेले वर्ण बचे, इसको तो कहेंगे केवल वर्ण। लेकिन जैसे अभी मैं बताऊंगा आपको, जैसे तव्यत प्रत्यय करेंगे, तव्यत में बचेगा तव्य। अभी तव्य में तो तय ए व य ए 5 वर्ण आ गए, तो इसको हम क्या कह देंगे? वर्ण समूह कह देंगे। कोई भी वर्ण या फिर वर्णों का जो समूह है उसको प्रत्यय कहा जाएगा जो किसी भी धातु या शब्दों के बाद में लगते हैं। मतलब किसी भी शब्द या किसी भी धातु के बाद में लगने वाला प्रत्यय या तो कोई एक वर्ण के रूप में होगा या फिर एक वर्णों के समुदाय, वर्णों के ग्रुप के रूप में होगा, जो कभी कभी तो उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है और कभी कभी उसके अंदर कोई विशिष्टता इत्यादि लाने का, उसमें स्पेसिफिकेशन लाने का काम कर देता है। कैसे अर्थ में परिवर्तन कैसे कर देता है, मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। जैसे मान लो एक शब्द है दशरथ, दशरथ एक व्यक्ति विशेष है। दशरथ के अंदर जब हम ईय प्रत्यय करते हैं तो दशरथ की संतान इस तरह का अर्थ हो जाता है और जो रूप बनता है वो बन जाता है दासरथी। जैसे आपने देखा ना, पांडु से बन जाता है पांडव, तो पांडु कोई अलग व्यक्ति और पांडव कोई अलग व्यक्ति। इसी प्रकार से दशरथ का मतलब तो दशरथ और दासरथी का मतलब उसकी संतान। अब मतलब ये हुआ केवल ई लगाते ही उसका अर्थ क्या हो गया? चेंज हो गया, अर्थ में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। या फिर विशिष्टता भी ला सकते हैं। जैसे मान लो आपने कहा पटु, पटु का मतलब क्या होता है? चतुर या चालाक, और इसके आगे यदि आपने तम प्रत्यय लगा दिया और रूप बन गया पटु तमह। अब ये पटु तमह ये कहते ही चालाक तो था ही अर्थ, लेकिन आपने क्या कर दिया? और भी चालाक, सबसे श्रेष्ठ चालाक, सबसे श्रेष्ठ चालाक कह दिया, मतलब अर्थ के अंदर कोई भी स्पेशलाइजेशन का काम कर दिया। तो प्रत्ययों से अर्थ में परिवर्तन भी हो सकता है, अर्थ में कोई विशिष्टता लाने का कार्य भी किया जा सकता है। इन सभी के प्रकरण को, इन सभी प्रसंगों को हम क्या कहेंगे?
प्रत्यय कहेंगे, एक वर्ण होगा या फिर कोई वर्णों का समुदाय होगा। इसको हम अध्ययन के दृष्टिकोण से दो भागों में डिवाइड कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, शब्दों से होने वाले और धातुओं से होने वाले प्रत्यय। देखो एक तरफ देख लीजिएगा, हम हमारे अध्ययन के दृष्टिकोण से हम इसको तीन भागों में बांटेंगे, धातु से होने वाले प्रत्यय और शब्दों से होने वाले प्रत्यय। देखो धातु से होने वाले प्रत्यय, देखो दो प्रकार के प्रत्यय होते हैं धातुओं के अंदर भी। देखिए इधर धातु से होने वाले प्रत्यय दो प्रकार के होंगे। एक प्रत्यय तो कुछ ऐसे होंगे जो आपने देखे ना पीछे धातु रूपों के दौरान, ती तह अंति वाले, या फिर जिसको हम कहते हैं ते एते अंते वाले। कुछ प्रत्यय तो वो हुए थे, 18 प्रत्यय थे जो दो तीन प्रत्यय बताए थे मैंने आपको। कुछ प्रत्यय तो वैसे होते हैं और कुछ प्रत्यय इनसे भिन्न होते हैं और उन प्रत्ययों को कहा जाता है कृत प्रत्यय। ये जो तव्यत, तव्य, अनियर, तुमुन, त्रिच इत्यादि जो प्रत्यय हैं, इनको हम क्या कहेंगे? कृत प्रत्यय कहेंगे, जो धातु से होने वाले हैं। तो पहला शीर्षक तो पढ़ने के दृष्टिकोण से हमारा क्या रहेगा? कृत प्रत्यय का शीर्षक रहेगा। मतलब पहला टॉपिक हमें क्या पढ़ना है? कृत प्रत्यय पहला शीर्षक हो जाएगा, धातु से प्रसंग वाले। शब्दों से होने वाले प्रत्यय सामान्य तौर पर प्रत्यय कैसे होंगे? तद्धित प्रत्यय। ये दूसरे नंबर का टॉपिक हमारा होगा, तद्धित प्रत्यय का शीर्षक होगा। शब्दों से होने वाले प्रत्यय मतलब शब्दों के बाद में होने वाले प्रत्यय। जैसे अभी मैंने बताया ना, दशरथ के आगे ई आया ना, और दशरथ से क्या बन गया? दासरथी। पांडु के आगे ए आया, रूप बन गया पांडव। कुरु के आगे ए आ गया, रूप बन गया कौरव। वो शब्दों से होने वाले प्रत्यय हैं, उनको हम कहते हैं तद्धित प्रत्यय। जैसे भी बताया, पटु के आगे तमप किया, रूप क्या बन गया? पटु तमा है। ये सारे के सारे प्रत्यय कैसे प्रत्यय हैं? तद्धित प्रत्यय हैं। दूसरा टॉपिक हम ये रखेंगे और एक टॉपिक और डिस्कस करेंगे, वो है स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय जैसे कि आपने विगत कक्षा में देखा, बहुब्री समास में उदाहरण देख रहे थे, पटु और एक तरफ बन रहा था स्त्रीलिंग के अंदर पटवी बन रहा था ना, सुंदर, सुंदरी। तो कोई भी एक पुल्लिंग का जो शब्द है, या हम ये कह सकते हैं ओरिजिनल जो शब्द है, उस ओरिजिनल शब्द को स्त्रीलिंग में बनाने के लिए जो प्रत्यय किए जाते हैं उनको कहा जाता है स्त्री प्रत्यय। वो भी शब्दों से होते हैं, क्योंकि धातुओं का तो कोई लिंग नहीं होता, शब्दों से ही पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग संभव है। इसलिए यहां पर तीसरा टॉपिक हम रखेंगे, स्त्री प्रत्यय का टॉपिक रखेंगे, जो कि शब्दों से होने वाले प्रत्यय हैं। तो कुल मिलाकर के अध्ययन के दृष्टिकोण से हम दो जगह डिवाइड कर रहे हैं, शब्दों से और धातुओं से। शब्दों में तो केवल दो आए, कौन कौन से? तद्धित और स्त्री प्रत्यय। और धातु में केवल एक आया, कृत प्रत्यय। इस प्रकार से तीन भागों में बांट करके एक अध्ययन के दृष्टिकोण से हम रख रहे हैं। सबसे पहले हम जो धातु से होने वाले प्रत्यय हैं उनकी चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। देखिए, धातु से होने वाले प्रत्ययों के अंदर सबसे पहले हमारे पास जो शीर्षक आया, वो शीर्षक आया कृत प्रत्यय का। जैसे कि मैंने अभी आपको परिभाषा दी, परिभाषा में क्या कहा गया? देखो इधर, कृदतिंग। यदि हम इसका टुकड़ा करें, ये पाणिनि का सूत्र है, पाणिनि के सूत्र में क्या कहा गया? कृदतिंग। टुकड़ा करेंगे तो कृत प्लस अतिंग। देखो, जो धातु से होने वाले प्रत्यय, देखो अतिंग कह दिया। अतिंग कहने का मतलब जो तीत अंति वाले प्रत्यय थे ना, उसके आगे ए लगा दिया। मतलब तीत जो वाले प्रत्यय किए थे उनके अलावा जो भी प्रत्यय हैं, उन सभी प्रत्ययों को क्या कहा जाएगा? कृत प्रत्यय कहा जाएगा। देखो, तीत अंति के अलावा धातुओं से होने वाले प्रत्ययों को हम क्या कहेंगे? कृत प्रत्यय कहते हैं। वो जो धातु रूप में प्रत्यय आए थे ना, कौन कौन से? जैसे आपने कहा पठती, पठत, पठंती, तो तीत अंति, या फिर सेवते, सेवेते, सेवंते, ते एते अंते, वो प्रत्यय आए थे ना, उनके अलावा जो भी प्रत्यय होंगे उन सभी प्रत्ययों को क्या कहा जाएगा? कृत प्रत्यय कहा जाएगा। आप ये मान सकते हैं जो तिंग प्रत्यय थे ना 18, तिप तस्जी इत्यादि, उन 18 प्रत्ययों के अलावा जो बच गए प्रत्यय, उन सभी प्रत्ययों को हम क्या कहेंगे? कृत प्रत्यय कहेंगे। तो ये सीधी सी बात ये है, हमारी जो तव्यत, अनियर, ल्युट इत्यादि जितने भी प्रत्यय हैं उन प्रत्ययों को हम क्या कहेंगे? कृत प्रत्यय। ध्यान रखना, यहाँ पे कृत के अंदर हलंत है, कृत के अंदर तय हलंत है। यदि तय पूरा होता ना तो यहाँ पे सवर्ण दीर्घ करते और कृदतिंग की बजाय कृतातिंग बनता, लेकिन कृदतिंग जस्त संधि हो गई, आगे स्वर था ना, तो कृत में तय को क्या हो गया? दय, और रूप क्या बन गया? कृदतिंग। इसलिए ध्यान रखना, कृत प्रत्यय के अंदर तय हलंत है।
अब यहां पर हमारे पास जितने भी प्रत्यय हैं, इन प्रत्ययों के प्रसंग को पढ़ने से पहले एक चीज है, अब ये पूरा का पूरा साइंस है, एक पूरा का पूरा मैथमेटिक्स है, पूरा का पूरा विज्ञान है, समझ लीजिएगा कैसे। मैं एक काम की ओर चल रहा हूं, दो काम है, एक तो है गुण और एक है वृद्धि। ये ध्यान रखना, एक तो गुण संधि और एक वृद्धि संधि आप पीछे देख चुके। अवर्ण के आगे ई उ रिल री हो तो गुण होता है, और अवर्ण के आगे ए ओ ऐ औ हो तो वृद्धि होता है। ये काम आप देख चुके संधि के दौरान। लेकिन यहां की गुण वृद्धि अलग है, ये किसी एक वर्ण के स्थान पर होगा, और वो कौन कौन सा काम होगा अभी मैं यहां पर डिस्कस कर लेता हूं। लेकिन उससे पहले एक परिभाषा हमारे पास आती है, और वो परिभाषा है उपधा। उपधा किसको कहते हैं? उपधा की परिभाषा समझ लीजिएगा। देखो, आप ऐसे समझ लीजिएगा, संस्कृत में इसका नियम आया, अलो अंत्यात पूर्व उपधा। जैसे कि आपको मैंने परिभाषा दी, ये अलो है, अलो अंत्यात पूर्व उपधा, अलो अंत्यात पूर्व उपधा। इसमें क्या कहा गया? अल का मतलब ये हुआ, अल का मतलब जैसे कि आपको ध्यान है क्या होता है? वर्ण होता है। कोई भी वर्ण हो, और वर्ण भी कैसे? अंत्यात पूर्व है, लास्ट का जो वर्ण है, अंत्य का मतलब क्या हुआ? लास्ट, और उससे पहले वाला जो वर्ण है उसको क्या कहा जाएगा? उपधा कहा जाएगा। मतलब ये हुआ, आपका कोई भी शब्द हो या कोई भी धातु हो, उस धातु के अंदर लास्ट वाले से पहले वाला जो वर्ण होता है ना, चाहे वो स्वर हो चाहे वो व्यंजन हो, चाहे वो स्वर हो चाहे वो व्यंजन हो, उसको कहा जाता है उपधा। मतलब सीधी सी बात ये करो कि जो सेकंड लास्ट वर्ण होता है ना, उसको उपधा कहा जाता है। इधर देखिए, जैसे कि मैं सबसे पहले धातु रख रहा हूं, पठ धातु। इसको देखो, पठ में कौन कौन से वर्ण हैं? प, ए, ठ, ये तीन वर्ण है ना। लास्ट में तो क्या आया? ठ, और सेकंड लास्ट क्या हो गया? ए के ऊपर गोला कर लीजिएगा। पठ के अंदर उपधा में क्या हुआ बताइए? ए हुआ ना। सेकंड लास्ट वर्ण, आपके जितने भी वर्ण है, वर्णों को अलग अलग कर लो, उसमें से जो सेकंड लास्ट वर्ण होगा उसको उपधा कहा जाता है। इधर देखो, अब दूसरा प्रसंग रख रहे हैं हम, सास धातु को। सास धातु में देखिए, सास में क्या क्या मिला हुआ है? से, आ, से। अब बताओ सेकंड लास्ट क्या है? आ। तो सास धातु के अंदर उपधा क्या हुआ? आ। इधर देखिए, तीसरी धातु ले रहे हैं हम, छिद धातु। छिद में कौन कौन से वर्ण बताइए? छिद के अंदर छ, ई, द। छिद का द था ना, छ, ई, द। अब बताइए, द से पहले कौन सा हो गया? ई। इसलिए यहां पर उपधा में क्या माना जाएगा? ई। द को हलंत कर लीजिएगा। ओरिजिनल धातु छिद में द हलंत है। ऐसे देखिए, अंत में देखिए भुज। भुज को देखिए एक बार, भय, उ, ज। सेकंड लास्ट क्या है बताइए? उ। कोई भी चाहे स्वर आए चाहे व्यंजन, यहां पे तो सब जगह स्वर था, लेकिन आगे देखो सिक्स को देखिए, सिक्स में क्या क्या मिला हुआ है? श, ई, क, श। क्योंकि क्षय में क्या क्या मिला हुआ है? कै, श। तो बताओ सेकंड लास्ट क्या हुआ? कै। तो यहां पे उपधा में क्या हो गया? कै उपधा में हो गया। और इसी प्रकार से बक्स को देखिए, बक्स में क्या क्या मिला हुआ है? भय, ए, कै, श। सही है ना। सेकंड लास्ट क्या हुआ? कै। इसको उपधा कहेंगे। और इधर आ जाइए, चिंत। चिंत को चेक करिए एक बार, चिंत में क्या क्या मिला हुआ है? च, ई, न, त। सेकंड लास्ट क्या हुआ? न। तो इस न को क्या कह देंगे? उपधा। समझ लीजिएगा, बार बार शब्दावली आएगी। कोई भी शब्द हो, कोई भी धातु हो, उसमें सेकंड लास्ट जो वर्ण होगा उसको क्या कहा जाता है व्याकरण में? उपधा। उसको हम क्या कहेंगे? उपधा। जैसे मान लो आपको मैं ये कहूं कि राम शब्द है, राम शब्द की उपधा में क्या है? तो राम के अंदर कौन कौन से वर्ण बताइए? रे, आ, मैं, ए। बताओ लास्ट में तो क्या आया? ए। और ऐसे पहले क्या है? मैं। तो इसके राम शब्द के अंदर उपधा क्या माना जाएगा? मैं उपधा माना जाएगा। इधर सिक्स में तो क्या हुआ? यदि सिक्स की जगह मैं शब्द कर देता शिक्षा, क्या कर देता? शिक्षा। अब बताओ शिक्षा में क्या क्या है? स, ई, क, श, आ। लास्ट में क्या आया? आ। और सेकंड लास्ट क्या हुआ? श। अब चेक करो, शिक्षा की उपधा में क्या है? श। और सिक्स की उपधा में क्या था? कै। मतलब कोई भी शब्द आ जाए, कोई भी धातु आ जाए, उसमें जो सेकंड लास्ट वर्ण होगा उसी को क्या कहा जाएगा? उपधा कहा जाएगा। ठीक है, ये अभी परिभाषा हमारे काम आएगी। उपधा की परिभाषा दी, अलो अंत्यात पूर्व उपधा। जो अंतिम वर्ण है, अंतिम वर्ण से पहले वाला,
अलो अंत्यात, अंतिम वर्ण से पहले वाला जो वर्ण है, मतलब सीधी भाषा में सेकंड लास्ट जो भी वर्ण है, वर्ण कहा चाहे स्वर आए चाहे व्यंजन आए, उसको हम क्या कह देंगे, उपधा कह देंगे। अब यहां पर उपधा के माध्यम से हम कुछ काम करेंगे। उन कुछ कामों को करने से पहले एक बार मैं प्रत्ययों को आपको बता देता हूं, कैसे कैसे प्रत्यय हमारे काम आएंगे, किस किस रूप में प्रत्यय हमारे काम आएंगे। एक बार इधर देख लीजिएगा। देखिए, हमारे पास कुछ प्रत्यय ऐसे आएंगे जिसके अंदर य या ण की संज्ञा होगी। कुछ प्रत्यय ऐसे आएंगे जिसमें या तो य की संज्ञा या ण की संज्ञा। इधर देखो, नवल प्रत्यय में ण की संज्ञा हो गई, घय प्रत्यय के अंदर य की संज्ञा हो गई, निणी प्रत्यय के अंदर भी ण की संज्ञा हो गई, और ण्यत प्रत्यय के अंदर भी ण की संज्ञा हो गई। तो इसमें 3 में तो ण की संज्ञा हो रही थी, 1 में य की संज्ञा हो रही थी। तो एक प्रत्ययों का वर्गीकरण तो है य या ण की संज्ञा वाले प्रत्यय, ठीक है। कुछ प्रत्यय हम ऐसे पढ़ेंगे जिसके अंदर कैकित संज्ञा हुई है। कुछ प्रत्यय ऐसे हैं जिसके अंदर हमने कैकित संज्ञा की है। जैसे देखो, इक्त प्रत्यय है, इक्त प्रत्यय में कैकित संज्ञा, इक्तवतु में भी कैकित संज्ञा, इक्तिन में भी कैकित संज्ञा, इक्तुआ में भी कैकित संज्ञा, क्यप में भी कैकित संज्ञा। इस संज्ञा की बात बता चुका मैं आपको पहले कि कोई भी काम को बताने के लिए एक चिन्ह लगा देते हैं। अब सब प्रत्ययों के अंदर एक काम करना था, इसलिए कै लगा दिया। तो इन प्रत्ययों को हम एक साथ पढ़ेंगे। इन प्रत्ययों के अंदर य या ण लगा दिया तो इन प्रत्ययों को हम एक साथ पढ़ेंगे। तो 2 विभाजन हो गए, एक तो कै वाले प्रत्यय अलग हो गए, कै की संज्ञा वाले, एक य ण की संज्ञा वाले प्रत्यय अलग हो गए, और इनसे जो बच गए, इनके अलावा जो भी बच गए उनको, जिसमें न तो य न था न कै था, उनको अलग से रख लिया। शेष प्रत्ययों के प्रकरण को हमने अलग रख दिया। काम के दृष्टिकोण से ये 3 प्रकार के प्रत्यय हुआ करते हैं। तो इस तरह के प्रत्ययों को हम एक साथ पढ़ेंगे, एक जैसे प्रत्ययों को हम एक साथ पढ़ेंगे, ताकि उनमें काम के दृष्टिकोण से हमें दिक्कत नहीं हो। तो दोबारा सुन लीजिएगा, कित संज्ञा वाले प्रत्यय अलग हो गए, जिनको हम कौन से प्रत्यय कहते हैं, कै कित संज्ञा जहां पे हो जाए उनको हम क्या कह देते हैं, कित प्रत्यय। जिसमें कै कित संज्ञा हो गई वो कित प्रत्यय। ऐसे कोई लिखने की विशेष बात नहीं है। मतलब जैसे यह है, इसमें यह की संज्ञा हो गई तो इसको हम क्या कह सकते हैं, यित। यह की हो गई है इत संज्ञा, यित। और ऐसे ण की संज्ञा हो गई है, उसको हम क्या कह देंगे, णित। मतलब जिसमें जिस वर्ण की संज्ञा हो गई उसके आगे इत लगा दो। जिसमें पै की संज्ञा हो जाती पित। जैसे मान लो यहां पर जो प्रत्यय है, जैसे यहां पर पै की संज्ञा हुई है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, पित भी कह सकते हैं। तो कोई भी वर्ण हो, प्रत्ययों को हमने 3 जगह बांटा, कुछ कैकित संज्ञा वाले प्रत्यय और कुछ यणकित संज्ञा वाले प्रत्यय। इस प्रकार से कार्यों के दृष्टिकोण से अभी हम इसकी जो बेसिक कार्य है वो कर रहे हैं। अब यहां प्रत्ययों के प्रसंग में 2-3 काम विशेष हैं, वो अभी बता देता हूं ताकि बार बार आपको दिक्कत नहीं हो। एक प्रसंग तो आता है युवोर नाकऊ। ये क्या कहता है कि प्रत्यय वाला जो यू है और प्रत्यय वाला जो वू है, यू और वू, युवो हो, यू और वू, उसके स्थान पे क्रमशः है अन और अक। यू के स्थान पे क्या हो जाएगा, अन। जैसे अभी हम देखेंगे ल्युट प्रत्यय है ना, ल्युट के अंदर क्या बचता है, यू, उस यू के स्थान पे क्या कर देंगे, अन। और एक है वू, वू के स्थान पे क्या करेंगे, अक। जैसे हमारे पाठ्यक्रम में नुवुल प्रत्यय है, देखो नुवुल प्रत्यय के अंदर ण और ल की तो संज्ञा हो जाती है, वू बचता है, इस वू के स्थान पे क्या हो जाएगा, अक। और जैसे ल्युट प्रत्यय है, ल और ट की संज्ञा के बाद यू बचेगा और उस यू के स्थान पे क्या कर देंगे, अन। ये 2 काम आएंगे, 2 प्रत्ययों में काम आएगा। ल्युट के अंदर यू के स्थान पे अन करेंगे और नुवुल के अंदर वू के स्थान पर अक करेंगे। क्लियर, ये काम आगे भी आएगा, इसलिए मैं पहले ही बता देता हूं ये जो विशेष कार्य है उनको लेकर के। एक बात और आई है, आदेच उपदेश असिति। सुन लीजिएगा एक बार, आदेच उपदेश असिति ये क्या कहता है, सुन लीजिएगा। ऐसा कोई भी प्रत्यय, ऐसी कोई भी धातु, ऐसी कोई भी धातु जो मौलिक अवस्था के अंदर, मौलिक अवस्था का मतलब प्रारंभिक अवस्था में, ओरिजिनल फॉर्मेट के अंदर, ओरिजिनल फॉर्मेट के अंदर यदि धातु के अंत में ए ओ आई औ हो, कोई भी धातु, देखो इधर जैसे गई धातु, गई धातु में ओरिजिनली क्या है, आई। 2 धातु
ओरिजिनली अंत में क्या है? ओ। दई धातु, दई के अंत में क्या है? आई। वे धातु, वे के अंत में क्या है? ए। ऐसी कोई भी धातु जिसके अंत में ओरिजिनली ए ओ आई औ हो, तो उसके स्थान पर जो ए ओ आई औ है ना, उसके स्थान पर आपको आ करना होगा, उसके स्थान पर आकारांत आदेश हो जाएगा। देखो, गई से क्या बना? गा। दो से क्या बना? दा। और दई से भी क्या बन गया? दा। और वे से क्या बन गया? हुआ। ऐसी कोई भी धातु जिसमें ओरिजिनली, देखो शब्द क्या दिया मैंने पहले? मौलिक अवस्था। मौलिक अवस्था में यदि धातु के अंत में ए ओ आई औ इनमें से कोई भी एक है, तो उसके स्थान पर आपको आ आदेश कर देना है। ठीक है, इस प्रकार से एक दूसरा काम हमारे पास ये आ गया। उपदेश अवस्था में जो अंत में ए ओ आई औ है, उसके स्थान पर आपको आ करना होगा। ठीक है, ये विशेष काम बता रहा हूं, फिर प्रक्रिया की तरफ चलूंगा मैं। एक तीसरा काम और बताया, वो तीसरा काम है अस्तेर भू ब्रुवो वची। देखो ये क्या कहता है, सुनिए। ये क्या कहता है? अस्तेर भू। ये अस धातु है ना, अस धातु आपने रूप देखे, अस धातु का रूप देखा, अस्ति स्तः संति। और भू धातु का क्या बनता है? भवती भवतः भवंती। लेकिन ये जो जितने भी प्रत्यय हैं, इन प्रत्ययों के प्रसंग के अंदर अस धातु के स्थान पर भी भू आदेश हो जाएगा। मतलब क्या हुआ? जो रूप भू धातु से बनना चाहिए था ना, वो का वो रूप ही अस धातु से भी बनेगा। जैसे भू धातु से तव्यत में बनाएंगे भवितव्य, तो अस से भी क्या बनेगा? भवितव्य, क्योंकि अस के स्थान पर भी क्या आदेश हो जाएगा? भू आदेश हो जाएगा। तो जैसे मान लो भवितव्य आ गया परीक्षा के अंदर, हो सकता है भू प्लस तव्य लिख दिया जब, तो ठीक है। लेकिन यदि वहां पर भू ऑप्शन में नहीं दे रखा और यदि वहां पे अस दे रखा है, तो अस के अंदर भी वही रूप बनाना होगा, सेम वही प्रकृति प्रत्यय में उसको ग्रहण कर सकेंगे। ठीक, इसी प्रकार से जैसे ब्रू धातु है ना, ब्रू धातु, ब्रू का रूप आपने देखा ब्रूते, ब्रूते बोलता है। ब्रू धातु से, ब्रू धातु के स्थान पर भी वच आदेश हो जाएगा। जैसे हमें बताएंगे, वच धातु से जब तव्यत प्रत्यय करेंगे ना, तो रूप बनता है वक्तव्य। वच से क्या बनता है? वक्तव्य। तो ब्रू से भी क्या बनेगा? वक्तव्य ही बनेगा। सीधी सी बात यह है कि अस और भू से एक ही रूप बनेंगे और ब्रू और वच से एक ही रूप बनेंगे, समान रूप बनेंगे, इनमें कोई अंतर नहीं होगा, क्योंकि अस के स्थान पर भी भू आदेश हो जाता है और ब्रू के स्थान पर भी वच आदेश हो जाता है। तो ये तीन काम पहले मैंने चर्चा कर ली है। एक तो ये बताया यू और वू के स्थान पर अन और अक करने हैं, नंबर 1। दो जगह काम आएंगे, लुट के यू के स्थान पर अन करने में और नवुल के वू के स्थान पर अक करने में। और एक दूसरा काम बताया, ओरिजिनल धातु के अंत में यदि ए ओ आई औ है तो उसके स्थान पर आ कर देंगे। और एक तीसरा बताया, अस के स्थान पे भू और ब्रू के स्थान पर वच आदेश आपको करने होंगे। और इससे पहले एक परिभाषा दी मैंने, वो परिभाषा कौन से दी? उपधा की परिभाषा दी है, और उसको जरूर समझ लीजिएगा। उपधा किसको कहते हैं, एक बार पुनः समझ लीजिएगा। उपधा का मतलब क्या है? सेकंड लास्ट वर्ण। सेकंड लास्ट वर्ण का मतलब क्या हुआ? अंतिम वर्ण से पहले वाला वर्ण, चाहे स्वर आए चाहे व्यंजन आए, उसको हम क्या कहेंगे? उपधा। अब सुनो, अब पूरी की पूरी जो प्रत्ययों की प्रक्रिया है, प्रत्ययों की प्रक्रिया में एक काम विशेष है, उसको सुन लीजिएगा। एक बार थोड़ी देर के लिए माइंड को अलर्ट कर लीजिएगा। मैं कुछ बात बताना चाह रहा हूं आपको। प्रत्याहारों में कुछ बातें बताई हमने। नंबर 1, सबसे पहले आपको ध्यान है, इक प्रत्याहार बताइए। इक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे? ई, उ, री, रे। आइए उनके ई से स्टार्ट करके रिल रिक के कै तक कितने वर्ण आ गए? 4। लेकिन वहां पे रस्व दीर्घ सब आ जाएंगे। ई कहने से दीर्घ ई का भी तो ग्रहण हो गया, उ कहने से दीर्घ उ का भी ग्रहण हो गया। इक प्रत्याहार का इक का मतलब क्या हो गया? ई, उ, री, री, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सारे आ जाएंगे। इक प्रत्याहार। इक प्लस अंत, इक प्लस अंत, पहले वर्ण के आगे स्वर मिल गया। 1 2 3 4 के आगे 3 4 5 है वरल स्वर हो तो जस्तु संधि हो जाती है। तीसरा वर्ण कै के स्थान पे क्या हो जाएगा? ग। कै, ख, ग। और रूप क्या बनेगा बताइए? इगंत। अब सुनो, नंबर 1, हमारी जितनी भी धातुएं हैं, धातुओं को काम के हिसाब से हम 3 4 जगह डिवाइड कर रहे हैं। जितनी भी धातुएं हैं उनको
सबसे पहले ऐसी धातु जिसके अंत में ई उ री री हो, उन धातुओं को हम क्या कहेंगे? इगंत धातु। उनका नाम क्या रख देंगे हम? इगंत धातु। कौन सी धातु है? जिसके अंत में ई उ रिल री छोटे बड़े कैसे भी हों। देखना इधर, जैसे जी धातु, जी के अंत में क्या है? ई छोटा। नी धातु, नी के अंत में क्या है? ई बड़ा। या फिर देखिए हु धातु, हु के अंत में क्या है? उ छोटा। भू धातु, भू के अंत में क्या है? उ बड़ा। या फिर देखो क्री धातु, क्री के अंत में री बड़ा। और इसी का एक रूप आता है क्री। अब क्या, सॉरी, क्री में तो रस्व छोटा, रस्व ई था, रस्व री था, और क्री के अंदर दीर्घ री हो गए ना। री वाला प्रसंग ज्यादा काम आता नहीं है। तो यदि हम बात करें ना जैसे ई उ रिल री, तो री का प्रसंग काम नहीं आता, री तक का ही काम आता है। फिर भी यदि हो तो ऐसी कोई धातु जिसके अंत में री हो, उसको हम क्या कह देंगे? इगंत धातु कह देंगे। मतलब ऐसी कोई धातु जिसके अंत में ई छोटा बड़ा कैसा भी हो, उ छोटा बड़ा कैसा भी हो, री छोटा बड़ा कैसा भी हो, उस धातु का नाम क्या रखेंगे हम? इगंत धातु रखेंगे। नंबर 1, पहले प्रकार की धातु कौन सी आ गई? इगंत धातु। नंबर 2, जितनी भी धातुएं हैं उसमें बताइए अत। अत का मतलब क्या है? मैंने बताया था आपको संज्ञा प्रकरण में। अत का मतलब क्या हुआ? रस्व ए। मैंने क्या बताया था? अकेले ए कहने से तो सभी प्रकार का ए आ गया, लेकिन ए के आगे तय लगा दिया। तय का मतलब क्या है? तत्काल। तय का तात्पर्य क्या है? तत्काल। अब अत कहने का मतलब केवल हो गया रस्व ए। रस्व ए है उपधा में जिसके, बहुब्री समास। रस्व ए है उपधा में जिसके, बहुब्री समास। रूल नंबर 6 क्या कहता था? उत्तर पद में आ हो तो क्या कर देते हैं? रस्व। उपधा को क्या हो जाएगा? उपध। और उपधा किसको कहते हैं? आपको बताया मैंने, किसको कहते हैं? सेकंड लास्ट वर्ण को। सेकंड लास्ट वर्ण को क्या कहेंगे? उपधा। अत प्लस उपधा वही जस्तु संधि हो जाएगी, तय के स्थान पे द हो जाएगा, और मिलाकर के लिखेंगे तो रूप क्या बन जाएगा? अदुपध। उपधा को रस्व हो गया और रूप क्या बन गया? अदुपध। देखो इधर बार बार शब्दों को बोलूंगा मैं। अब अदुपद का मतलब क्या हुआ? ऐसी कोई धातु जिसकी उपधा में रस्व ए हो। जिसकी उपधा में रस्व ए मतलब सेकंड लास्ट वर्ण क्या हो? ए। देखो इधर चेक करिए, जैसे पठ धातु, अभी बताया ना मैंने, पठ में कौन कौन से वर्ण बताओ? प, ए, ठ। अब बताओ सेकंड लास्ट क्या है? ए। तो क्या ये पठ धातु अदुपद है क्या? अदुपद का मतलब क्या हुआ? जिसकी उपधा में रस्व ए हो, मतलब जिसके अंदर सेकंड लास्ट वर्ण क्या हो? रस्व ए हो, उसको हम क्या कहेंगे? अदुपद। माइंड को खोल के रखना, क्योंकि मैं इन शब्दों को बोलूंगा बार बार, ये अलग अलग धातु नहीं बोलूंगा मैं, इगंत अदुपद ये बोलूंगा। ठीक है, चलो बताइए, मैं कुछ धातुएं लिख रहा हूं, आपको बताना है क्या वो अदुपद है क्या? बताइए। चल, हाँ या ना में जवाब देना है। हाँ। वह, हाँ। सह, हाँ। दह, वस, हाँ। है कि नहीं है? ऐसे ही यहां पर और भी प्रसंग रख सकते हैं। अब बताओ। रक्ष, हाँ। भक्ष, हाँ। बस कूद जाओ नदी में। रक्ष और भक्ष को चेक करो। रक्ष में सेकंड लास्ट ए है क्या? नहीं है। रे, ए, कै, से। बताओ सेकंड लास्ट ए थोड़ी है। आपने देख लिया कि ऐसे एक जैसे दिख रहे हैं तो इसमें उपधा में ए होगा, लेकिन ए नहीं है। रक्ष और भक्ष, इसमें उपधा के अंदर ए नहीं है। ठीक है, क्लियर? इसको हम अदुपद धातु नहीं कहेंगे। चलो बताइए, क्या सास धातु, सास धातु अदुपद है क्या? हाँ या ना? मिक्स है। अरे देखो, इसमें से पहले क्या है? आ, और हमने तो क्या कहा था? रस्व ए। इसका मतलब सास धातु भी अदुपद नहीं है। अरे सोच जाते मैंने लाइन खींच दी, कुछ न कुछ गड़बड़ तो होगी, अलग से कर दिया ना, विभाजन कर दिया, तो इसका मतलब ये अदुपद नहीं है। क्लियर? अदुपद को समझ सकते हैं? ऐसी धातुएं जिसकी उपधा में रस्व ए हो, मतलब सेकंड लास्ट वर्ण रस्व ए होगा, उसको हम क्या कहेंगे? अदुपद कहेंगे। अब आप ध्यान रखना, मैं इसके माध्यम से बहुत बड़ा काम बताने वाला हूं। देखो, चल से चालक,
वह से वाहक, सह से साहक, दह से दाहक, वस से वासक, लेकिन रक्स से रक्षक, राक्षक थोड़ी बनता है, और भक्ष से भक्षक, भाक्षक थोड़ी बनता है। तो ये जो फर्क है ना, ये फर्क अभी समझ में आएगा आपको, अधुपद है कि नहीं है। ठीक है, क्लियर। दूसरे प्रकार की धातु कौन सी आ गई? अधुपद। मैं भी बताऊंगा, पूछूंगा आपसे कि कौन सी धातु कौन सी है, क्योंकि जब तक ये समझ में नहीं आएगा तब तक आगे चलने का कोई मतलब नहीं है। चलिए, ये दूसरा हो गया। अब आते हैं हम तीसरे प्रकार की ओर। पहला कौन सा आया? ऐसी धातु जिसके अंत में इक हो, उसको हम क्या कहते हैं? इगंत। ऐसी धातु जिसकी उपधा में रस्व ए हो, उपधा का मतलब क्या हुआ? सेकंड लास्ट ए, उसको हम सेकंड लास्ट वर्ण, उसको यदि रस्व ए है तो उसको हम क्या कह देंगे? अधुपद। ये तो क्या आ गया? इगंत, और ये क्या आ गया? अधुपद। क्या आ गया? अधुपद। अब नंबर 3 इधर देखिए, लघु। लघु का मतलब क्या होता है? रस्व। और लघु इक है उपधा में जिसके, लघु इक है उपधा में जिसके, वही बहुब्री समास, उपधा को रस्व हो जाएगा, इक प्लस उपद वही गुण संधि हो जाएगी, और सॉरी जस्त संधि हो जाएगी, और रूप क्या बनेगा? इगुपद। अब बताओ धातु कौन सी बन गई? लघु इगुपद। लघु का मतलब क्या हुआ? रस्व। रस्व, और इक का मतलब क्या हुआ? ई उ री री, रस्व ई उ री, और उपधा का मतलब क्या हुआ? सेकंड लास्ट। यही हुआ ना? ऐसी धातु जिसके अंदर सेकंड लास्ट वर्ण रस्व ई उ री हो, उसको हम क्या कह देंगे? लघु इगुपद। देखना इधर, छिद धातु, छिद। छिद में देखिए, छिद में अंत में क्या है? द। द से पहले ई, क्योंकि क्या क्या वर्ण इसमें? छ ई द। बताइए ये छिद धातु लघु इगुपद है कि नहीं है? है ना? उपधा में क्या आया? रस्व ई आया ना? ऐसे देखना, दूसरी धातु रख रहा हूं मैं, भुज। देखो भुज में क्या क्या वर्ण है? भय उ जय। बताओ ये है कि नहीं है लघु इगुपद? है ना? रस्व उ आ गया उपधा के अंदर। चलो ऐसे देखिए, नृत। नृत को देखो, न री त। बताओ लास्ट में तो क्या है? त, और उससे पहले री। बताओ लघु इगुपद है कि नहीं है? ऐसी कोई भी धातु जिसके अंदर सेकंड लास्ट वर्ण ई उ री रस्व वाला हो, उसको हम क्या कह देंगे? लघु इगुपद कह देंगे। देखो मैं कुछ धातुएं और नीचे लिख रहा हूं, आप देख लीजिएगा क्या वो लघु इगुपद है कि नहीं है। देखिए, भिद। भिद, भिद में क्या है? ई है ना? लघु इगुपद कहेंगे। इसी प्रकार से देखिए, युज। युज, युज में है कि नहीं है? है ना? इसी प्रकार से जैसे नृत्य आया, वैसे मैं रख रहा हूं दृश्य। दृश्य के अंत में क्या है? शय। शय से पहले री, लघु इगुपद है। लेकिन आप में से कोई बता सकता है क्या पूज धातु? पूज धातु, पूज धातु के अंत में क्या है? जय। जय ना? और जैसे पहले क्या है? उ। उ दीर्घ है, तो लघु इगुपद के अंदर नहीं आएगा। नहीं आएगा ना? चलो ऐसे ही बताइए, सिक्स। सिक्स धातु, सिक्स धातु, सिक्स धातु लघु इगुपद है क्या? कौन कौन से वर्ण है इसके अंदर? श, ई, क, श। सेकंड लास्ट ई नहीं है, बल्कि क्या है? क है। इसको भी लघु इगुपद में नहीं रखेंगे। ऐसे ही बिक्स धातु भी नहीं है। बिक्स धातु के भी उपधा में क्या माना जाएगा? क। सेकंड लास्ट क्या है? क। ऐसे बताओ, चिंत धातु। चिंत धातु, चिंत। चिंत के अंदर सेकंड लास्ट क्या है? न। च ई न त, तो ये भी लघु इगुपद नहीं है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ये 3 प्रकार की धातुएं, यद्यपि धातुएं तो काफी थी, 2000 धातुएं हैं लगभग, लेकिन काम के हिसाब से 3 प्रकार की धातुएं हो गई। 3 प्रकार की धातुएं। अब मैं आपको जो कुछ बोल रहा हूं ना, ये धातुएं अलग रखी, उसको समझो। छेदन, भोजन, नर्तन, पूजन। भोजन नहीं बनता, पूजन। सेक्षण नहीं बनता, शिक्षण। भेक्षण नहीं बनता, भिक्षण। तो ये ई और ए का जो डिफरेंस है वो इसी आधार पे हुआ है। 3 प्रकार की धातुएं हो गई। कौन कौन सी? एक तो इगंत,
एक हो गई अधुपद और एक हो गई लघु इगुपद। मैं यहां पर 2-3 धातुएं आपसे सामने रख रहा हूं और आपसे पूछ रहा हूं कि वो कौन से प्रकार की धातु है। यदि आप उनको बता देंगे इसका मतलब आप सही चल रहे हैं और आगे की प्रक्रिया को मैं प्रारंभ कर सकता हूं। ये सारी चीजें लिखी हुई हैं आपके पास, अभी मैं बताऊंगा। देखो, मैं कुछ धातुएं रख रहा हूं, आपको यह बताना है कि वो धातु कौन से जगह की है। इनमें से तीनों में से कौन से जगह की है वो धातु आपको यह बताना होगा। जैसे मैं यहां पर सबसे पहले धातु रख रहा हूं वस धातु यहां पर इगंत है क्या? नहीं है। अधुपद है क्या? अधुपद है। वस धातु। ऐसे बताइए यहां पर यदि हम रखें यू धातु के अंत में क्या है? ऊ कैसा है? कैसा भी रस्व ऊ हो। बताओ ये कहां पर आएगा? 1 नंबर में या 3 नंबर में? अंत में है तो कौन सी धातु मानी जाएगी? इगंत। नंबर 1 में मानी जाएगी। इसके अंत में ऊ है और इगंत में क्या कहा? जिसके अंत में ई ऊ रील री, छोटा बड़ा कैसा भी, ठीक है। यदि यू की जगह मैं यहां पे कर दूं सी धातु के अंत में क्या है? दीर्घ ई, तो बताओ ये कहां पर आएगा? इगंत में आएगा ना? इगंत में आएगा, ठीक है। इसकी जगह मैं कर दूं द्री डबल री, ये भी कहां पर आएगी? इगंत के अंदर आएगी, अंत में ये हो गया। यदि इसकी जगह मैं कर दूं पुष, अब पुष धातु के अंत में क्या है? अंत में श, और सेकंड लास्ट क्या हुआ? ऊ। अब बताओ ये कहां पर आएगा? लघु इगुपद में आएगा ना? उपदा में लघु इक है ना? उपदा के अंदर लघु इक है, इस वजह से। अच्छा, इसकी जगह मैं कर दूं कृत, एक धातु भी है कृत, काटने के अर्थ में कृत। अब बताइए ये कृत कहां पर आएगा? लघु इगुपद में आएगा ना? काम के आधार पर धातुओं को हमने ऐसे वर्गीकरण किया है और आगे चलकर के आपके नोट्स में आप उदाहरण देखेंगे ना, तो मैं इसी प्रकार से बांटते हुए सभी प्रत्ययों को, और भी कवर हो जाएगा आगे चल करके, इसी प्रकार से बांटते हुए मैं आगे चल रहा हूं। तो 3 प्रकार की धातुएं हो गई। काम आएंगे, काम के दृष्टिकोण से धातुओं को हम 3 जगह बांट रहे हैं। यह वर्गीकरण क्लियर कर लो तो ही पार पड़ेगी, अन्यथा नहीं पड़ेगी पार। इगंत जिसके अंत में ई ऊ रिल री हो, छोटा बड़ा कैसा भी। अधुपद जिसके उपदा में सेकंड लास्ट वर्ड क्या है? रस्व ए हो। और लघु इगुपद ऐसी धातु जिसके अंदर उपदा के अंदर रस्व ई हो। आगे जो आपने एक इंडेक्स देखा है नोट्स के अंदर, उसका जो पहला कॉलम है, पहले कॉलम के अंदर यही परिभाषा हमने लिखी है। तीनों की परिभाषा आई हुई है, क्लियर है? अब सुनो, प्रत्ययों के प्रसंग में 2 काम महत्वपूर्ण है। एक तो काम है गुण कार्य और एक कार्य है वृद्धि कार्य। यदि इन 2 को समझ जाओगे तो आपकी पूरी की पूरी प्रक्रिया कंप्लीट है। आपको ध्यान हो, अयादि संधि में हमने एक बात की थी आपसे कि जब आगे अन अनीय आए तो सिंगल मात्रा ए या ओ होगा, और जब आगे इक या अक या इका आए तो डबल मात्रा होगा। उसका रीजन क्या था? वो रीजन वास्तव में गुण या वृद्धि कार्य ही थे। ये गुण या वृद्धि संधि से अलग है। वृद्धि संधि, गुण संधि में तो आपने क्या किया था? अवर्ण के आगे ई उ रिल री हो तो गुण संधि, और अवर्ण के आगे ए ओ आई औ हो तो वृद्धि संधि। वो तो 2 के स्थान पर 1 काम कर रहे थे, यहां तो 1 के स्थान पर ही 1 से अधिक काम करने होंगे। और वो काम कौन कौन से हैं, किस किस रूप में हैं, इस प्रकार से क्रमिक तौर पर आपको ये ध्यान रखना है। तो यहां पर ये जो कौन कौन से काम हुए, उन कामों की प्रक्रिया को गुण और वृद्धि के काम के दृष्टिकोण से सबसे पहले हम देख रहे हैं, ठीक है। अब वो कौन कौन से काम है, किस किस रूप में काम है, एक बार आपको जो गुण और वृद्धि का जो इंडेक्स है उसको निकाल लीजिएगा। ये जो काम है इसको यदि आप समझ गए तो पूरी की पूरी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। आपके पास नोट्स के अंदर है, यदि यहां से नहीं दिख रहा हो तो वहां से स्पष्ट तौर पर देख लीजिएगा। उसी चीज को मैं समझाने की पूरी कार्य, पूरा का पूरा जो प्रोसेसिंग है वो रख रहा हूं। देखो इधर पहले वाले कॉलम को चेक करो एक बार। पहले वाले कॉलम में हमने क्या कर रखा है? धातुओं को 3 जगह बांट रखा है। सबसे पहले कौन सी धातु? इगंत धातु। इगंत धातु का मतलब क्या हुआ? ऐसी धातु जिसके अंत में ई उ री री हो, उस धातु को क्या कहेंगे? इगंत। चाहे रस्व हो चाहे दीर्घ, जैसे देख सकते हो जी नी हु भू
क्री और ग्री डबल मात्रा था ना, नोट्स में देख लीजिएगा, कवर दिख जाएगा बिल्कुल क्लियर। सही है। इस धातु को हम क्या कहेंगे? इगंत। इधर आइए, दूसरे प्रकार की धातु देखो। दूसरे प्रकार की धातुएं कैसी हैं? अधुपद। अधुपद का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? अत प्लस उपध। ऐसी धातु जिसकी उपधा में क्या हो? ह्रस्व अवर्ण हो, जैसे पठ, चल, वह, हस, पत। सारी उपधाओं में क्या है? ह्रस्व अ है ना, इनको हम क्या कहेंगे? अधुपद। नाम से परिचित हो जाइए। अब आगे मैं बार बार नहीं कहूंगा कि जिसके अंत में ई उ रिल री हो, मैं सीधा इगंत कहूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि ह्रस्व उपधा में अ हो, ऐसा नहीं कहूंगा, सीधे अधुपद कहूंगा। और आगे देखो नीचे तीसरे प्रकार की धातु देखिए, लघु इगुपद धातु। लघु का मतलब क्या हुआ? ह्रस्व। ह्रस्व इक है उपधा में जिसके, ऐसी धातु जिसकी उपधा में ह्रस्व ई उ रिल री हो, जैसे देख सकते हैं कौन कौन सी? छिद, भिद, भुज, युज, नृत, दृश्य। सबके अंदर चेक कर लीजिएगा, उपधा के अंदर ह्रस्व ई उ री है ना, तो इनको हम क्या कहेंगे? लघु इगुपद धातु। क्लियर? तीनों प्रकार का वर्गीकरण धातुओं का। अब सुनो, यहां पे दो काम करने होंगे, और वो दो काम कौन कौन से हैं? एक तो है गुण कार्य और एक है वृद्धि कार्य। सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अभी मैंने प्रत्ययों को तीन जगह डिवाइड किया था ना, एक तो कैकित संज्ञा वाला, एक यणकित संज्ञा वाला, और एक आया था शेष प्रत्यय। सुन लीजिएगा, इधर देखिए। सबसे पहले इगंत धातु। इगंत धातु के आगे यदि यणकित संज्ञा वाला प्रत्यय हो, कौन कौन से? घय, णबुल, निणी, ण्यथ, चार प्रत्यय बताए। यणकित संज्ञा वाला प्रत्यय है तो धातु के अंत में जो इक है ना, ई उ री ली, धातु के अंत में जो इक है उसके स्थान पर वृद्धि का काम हो जाएगा। छोटे बड़े ई के स्थान पर आई, छोटे बड़े उ के स्थान पर औ, री के स्थान पर आर और री के स्थान पर आल वृद्धि आदेश हो जाएगा। ये एक आदेश नहीं है, एक आदेश में तो दो के स्थान पर हो रहा था, ये वृद्धि आदेश है। धातु के अंत में जो ई है ना, ई के स्थान पे आई हो जाएगा यदि आगे य या ण की संज्ञा वाला प्रत्यय है तो। ठीक है, उ के स्थान पे वृद्धि क्या हो जाएगी? औ, यदि आगे य या ण की संज्ञा वाला प्रत्यय है तो। और यदि री है तो री के स्थान पे क्या हो जाएगा? आर। री का तो काम आएगा नहीं, ई उ री ही आपके काम आएगा। कौन से प्रत्यय आगे हो तो? यदि ण या य की संज्ञा वाले, चार प्रत्यय थे ना, नुबुल, निणी, ण्यथ, तीन में तो ण की संज्ञा, और घय, घय में य की संज्ञा, तब तो आपको क्या करनी है? वृद्धि। और बाकी जो प्रत्यय शेष प्रत्यय थे ना, इधर शेष प्रत्यय, उस शेष प्रत्ययों के प्रसंग में आपको कौन सा काम करना होगा? गुण कार्य करना होगा। अब ई के स्थान पर गुण क्या होगा? ए। उ के स्थान पर गुण क्या होगा? ओ। री के स्थान पर गुण क्या होगा? अर। और री के स्थान पर भी गुण करना होता तो क्या हो जाता? अल। लेकिन यहां पे तीन काम तो आ ही जाएंगे आपके, ई उ री के स्थान पर क्रमशः गुण करेंगे। मतलब ये हुआ यण की संज्ञा वाले में तो वृद्धि करनी है, और बाकी जो प्रत्यय बच गए ना, उसमें क्या करना होगा? आपको गुण कार्य करना होगा। अब जैसे मान लो यण की प्रत्यय वाले चार थे, उन चार में तो आपने क्या कर दिया? वृद्धि कार्य। अब मान लो जैसे ल्युट प्रत्यय आ गया, उन चार में नहीं था, तो वहां पे कौन सा काम करेंगे? गुण कार्य। तो ये सिंगल मात्रा और जो डबल मात्रा का डिफरेंस था ना, ये वृद्धि और गुण का ही डिफरेंस था। चलो एक और बात आइए। नंबर 1, पहले प्रकार की धातु कंप्लीट। यण की संज्ञा वाला प्रत्यय आगे हुआ तो वृद्धि करनी है इगंत में, और बाकी कोई भी प्रत्यय हुए तो गुण कार्य करना है। नंबर दूसरे प्रकार की धातु कौन सी है? अधुपद धातु। अधुपद का मतलब हुआ ऐसी धातु जिसकी उपधा में क्या हो? ह्रस्व ए, सेकंड लास्ट वर्ण क्या हो? ए। अब आप देख सकते हो गुण वाला कॉलम तो खाली छोड़ रखा है ना, यदि मान लो ए को गुण भी करना होता तो गुण तो ए को तो ए ही होता, इसलिए यहां पर कोई काम बताया ही नहीं हमने। अब यदि अधुपद धातु के आगे वही यण की संज्ञा वाला का कॉलम चल रहा है, यण की संज्ञा वाला प्रत्यय है, तो ए के स्थान पर आपको आ वृद्धि करना है। ए के स्थान पर वृद्धि करेंगे आ। यदि वो यण की संज्ञा वाले वो चार प्रत्यय आ गए ना, तो इन दोनों प्रसंगों में वृद्धि होगी, इगंत में भी वृद्धि होगी
और अधुपद के अंदर भी वृद्धि होगी। बाकी प्रत्ययों में गुण करने की आवश्यकता बची नहीं, क्योंकि जो पहले से ही ए है, ए को गुण करेंगे तो भी ए होगा, इसलिए गुण करने की आवश्यकता नहीं है। यदि यण की संज्ञा वाला है तो ए को वृद्धि होगी आ, ए को वृद्धि क्या होगी आ, ए के स्थान पे क्या कर देंगे आ कर देंगे। वो चार प्रत्यय आगे रहे तो कौन कौन से, नुबुल, निणी, ण्यत, तीनों में तो ण्य की संज्ञा और घय, ठीक है। ये दूसरे प्रकार की धातु ये हो गई। अब तीसरे प्रकार की धातु देखिए, तीसरे प्रकार की धातु है लघु इगुपद। अब सुन लीजिएगा, लघु इगुपद के आगे तो चाहे यण की संज्ञा वाला प्रत्यय हो, चाहे कोई सामान्य प्रत्यय हो, कैसा भी प्रत्यय हो, उसमें तो आपको गुण ही करना होगा। पढ़ लीजिएगा एक बार, लघु इगुपद धातु के आगे किसी भी प्रत्यय के होने पर लघु इक के स्थान पर गुण कार्य होगा। लघु इक के स्थान पर गुण होगा, ई के स्थान पर ए, उ के स्थान पर ओ, री के स्थान पर अर और री के स्थान पर अल, ये गुण कार्य होगा। और आगे देख सकते हो, यण की संज्ञा होने पर भी, यण संज्ञा वाला प्रत्यय आगे होने पर भी कौन सा कार्य ही होगा, गुण कार्य ही होगा। देखो वृद्धि वाले कॉलम में भी हमने क्या लिखा, गुण कार्य। अब इसके आगे तो चाहे यण की संज्ञा वाला प्रत्यय आए, चाहे दूसरा प्रत्यय आए, देखना इधर छिद धातु है ना, छिद धातु से नुबुल करेंगे तो रूप बनेगा छेदक, और ल्युट करेंगे तो रूप बनेगा छेदन। उधर भी छेदक, इधर भी छेदन, छेद का छेद ही रहा, वहां पे फर्क नहीं हुआ, जबकि औरों में फर्क आ रहा था। दोबारा से समझ लीजिएगा, लघु इक उपदा वाली धातुओं के आगे कोई सा भी प्रत्यय हो, आपको गुण ही करना होगा। यण की संज्ञा वाला प्रत्यय होगा तो भी आपको गुण ही करना है। बस एक धातु अपवाद आ गई, देखो इधर कौन सी धातु, मृज धातु। मृज धातु को चेक करो एक बार, मृज की उपदा में क्या है, री है ना, मृज धातु की उपदा में क्या है, री, लघु इक उपद हो गया। यदि मृज धातु के आगे यण की संज्ञा वाला है तो मृज के री को वृद्धि हो जाएगी आर, बाकी और किसी के अंदर लघु इक उपद धातुओं के अंदर वृद्धि का काम नहीं होगा। अब सुन लीजिएगा वापस से एक बार, मैं फिर रिवाइज कर रहा हूं। काम के दृष्टिकोण से तीन ही प्रकार की धातुओं में काम होगा, या तो इगंत में, अधुपद में, या फिर लघु इक उपद में। इगंत के आगे यण की संज्ञा वाला प्रत्यय है तो वृद्धि करेंगे। इगंत के आगे यदि यण की संज्ञा के अलावा कोई प्रत्यय है तो गुण करेंगे, दो ही काम हुए। अधुपद धातु के आगे यण की संज्ञा वाला है तो ए के स्थान पे वृद्धि करेंगे आ, गुण तो होगा ही नहीं कभी भी। और लघु इक उपद के आगे तो कोई सा भी प्रत्यय आए आपको गुण ही करना होगा, चाहे यण की संज्ञा वाला हो चाहे बगैर इस संज्ञा वाला हो, आपको गुण ही करना है। लेकिन यण की संज्ञा का प्रसंग हो और मृज धातु हो तो मृज को वृद्धि होगी, बस केवल एक धातु को वृद्धि होगी, बाकी किसी को भी वृद्धि नहीं होगी। और आपको ध्यान है प्रत्ययों के कॉलम में एक लास्ट का कॉलम हमने बताया था, कै की संज्ञा वाले प्रत्यय। कै की संज्ञा वाला प्रत्यय यदि आगे है तो न तो गुण होगा न वृद्धि होगी, वहां पे गुण वृद्धि के काम नहीं होंगे। तो कै की संज्ञा वाला प्रत्यय जो कॉलम बनाया था ना, उसको तो साइड में कर दीजिएगा, लास्ट में नोट देखिए। इस तरह स्पष्ट है कि कै की संज्ञा होने पर, कै आगे होने पर न तो गुण होगा और न ही वृद्धि। कै की संज्ञा वाला प्रत्यय कोई भी आगे रहा ना, न तो गुण होगा न ही वृद्धि होगी। अब हमारे पास जो दो ही प्रकार के प्रत्यय बच गए, देख लीजिएगा कॉलम को वापस खोल करके, प्रत्यय वाले कॉलम को। कै की संज्ञा वालों को तो साइड में कर दो, वहां पे तो गुण वृद्धि नहीं होगी, उसको तो सबसे लास्ट में पढ़ेंगे हम। फिर दूसरा कॉलम देखिए, दूसरे कॉलम में क्या कहा गया, यण की संज्ञा वाले प्रत्यय कौन कौन से हैं बताइए, नुबुल, निणी, ण्यत, तीन में तो ण्य की संज्ञा हुई, और घय, घय में य की संज्ञा हुई। इन चार प्रत्ययों के प्रसंग में इन दो जगह वृद्धि हो सकती है। और बाकी जो प्रत्यय बच गए, शेष प्रत्यय वाला कॉलम, शेष प्रत्यय वाले में इगंत में गुण होगा और लघु इक उपद में तो सभी जगह क्या होगा, गुण होगा। इस प्रकार से आपको डिफरेंस रखना है, कौन से प्रसंग में गुण और कौन से प्रसंग में वृद्धि का कार्य होगा। अब मैं यहां पर
एक एक प्रत्यय की प्रक्रिया को लेकर के चल रहा हूं। आपके पास नोट्स आपके हाथ में हैं और उनकी क्रमशः प्रक्रिया को हम देखेंगे। सबसे पहले हम दो प्रत्यय ले रहे हैं, एक तो अनियर प्रत्यय और एक है ल्युट प्रत्यय। देखो इधर अनियर प्रत्यय में रै की संज्ञा हो जाती है, बचता केवल क्या है, अनीय। अनीय बचेगा और अनीय कौन से अर्थ में होता है, सुन लीजिएगा, तव्यत तव्य अनीयरः एक सूत्र है। तव्यत प्रत्यय, तव्य प्रत्यय और अनीयर प्रत्यय, ये तीनों के तीनों प्रत्यय चाहिए या योग्य अर्थ में होते हैं। मतलब जैसे पढ़ना, पढ़ने योग्य तो पठनीय, पठनीय ग्रंथः पढ़ने योग्य ग्रंथ, पठनीयम पुस्तकम पढ़ने योग्य पुस्तक, योग्य या चाहिए अर्थ में होता है। अनियर में रै की संज्ञा के बाद बचेगा केवल क्या, अनीय, शेष क्या रहता है, अनीय। और यहां पर देखिए अनियर प्रत्यय का प्रयोग हमेशा कर्मवाच्य और भाववाच्य के वाक्य में होगा। ध्यान रख लीजिएगा, अनियर प्रत्यय का प्रयोग कर्मवाच्य और भाववाच्य में होगा। तो आपको नियम याद आ जाना चाहिए, कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार लिंग वचन इत्यादि होता है ना, तो यहां पर कर्म के अनुसार, और भाववाच्य के अंदर नित्य रूप से नपुंसक लिंग एक वचन हो जाता है। इधर देखिए, कर्म वाच्य में प्रयोग करने पर कर्म के लिंग और वचन के अनुसार अनियर प्रत्यय से बनने वाले पद का लिंग और वचन होगा। इधर देखिए, कर्ता में तृतीया हो जाती है कर्मवाच्य के अंदर, रामेण ग्रंथः पठनीयः, ग्रंथ कहां का था, पुल्लिंग का। देखो इधर पठ धातु से हम अनियर प्रत्यय करेंगे, अनियर में क्या बचा, अनीय, यण की संज्ञा वाला नहीं है तो वृद्धि तो होगी नहीं। और अधुपद में देख सकते हो गुण वाला कॉलम खाली पड़ा है, कोई काम नहीं होगा, सीधे तौर पर मिला देंगे, रूप क्या बन गया, पठनीय। पुल्लिंग में तो क्या बन जाएगा, पठनीय, राम की तरह। स्त्रीलिंग में क्या बन जाएगा, टा प्रत्यय होकर के पठनीया, लता की तरह। नपुंसक लिंग में क्या बन जाएगा, पठनीयम, किसकी तरह, फल की तरह। अभी आगे आ जाएगा। अब इधर देखिए, रामेण ग्रंथ है पठनीय, ग्रंथ पुल्लिंग का है, पठनीय भी कहां का आ गया, पुल्लिंग का। रामेण पुस्तिका पठनीय, पुस्तिका शब्द कहां का, स्त्रीलिंग का, तो पठनीय भी कहां का आ गया, स्त्रीलिंग का। और रामेण पुस्तकम पठनीयम, पुस्तकम नपुंसक लिंग का, तो यह भी नपुंसक लिंग का। समान लिंग हो गया ना, समान वचन हो गया, समान वचन हो गया। यदि इसको चेंज कर देते, ग्रंथ की जगह कर देते ग्रंथौ, तो यह भी क्या बन जाता, पठनीयौ। यह बन जाता पुस्तिका पुस्तिके, तो यह भी क्या बन जाता, पठनीया पठनीये। पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी, तो पठनीयम पठनीये पठनीयानी, क्या रूप बन जाता, रामेण पुस्तकानी पठनीयानी। कर्मवाच्य में होने के कारण से कर्म के अनुसार इनका लिंग और वचन होगा। और भाववाच्य के अंदर तो नित्य रूप से नपुंसक लिंग एक वचन होता है, कोई कर्म होगा नहीं। अभी वाले जो तीन वाक्य थे ना, इनमें तो ग्रंथ पुस्तिका और पुस्तक कर्म थे, उसके अकॉर्डिंग लिंग हो गया। लेकिन यहां पे कर्म नहीं है, तो नित्य रूप से नपुंसक लिंग और एक वचन का ही रूप बनेगा। नित्य रूप से नपुंसक लिंग और एक वचन के अंदर रूप बनेगा। अब सुनिए, यहां पर अनियर प्रत्यय से बनने वाले पद के रूप पुल्लिंग में किसकी तरह, राम की तरह, स्त्रीलिंग में किसकी तरह, लता की तरह, नपुंसक लिंग में फल की तरह। इधर देखिए, अब रामेण ग्रंथ है ग्रंथौ, द्विवचन रख दिया, तो आगे देखो क्या हुआ, पठनीय है पठनीयौ। ऐसे ही पुस्तिका पुस्तिके पुस्तिकाः बहुवचन, पठनीया पठनीये पठनीयाः बहुवचन। और पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी, और आगे क्या बन गया, पठनीयानी। मतलब कर्मवाच्य का वाक्य होगा तो कर्म के अनुसार लिंग वचन होगा, और भाववाच्य के अंदर नित्य रूप से नपुंसक लिंग एक वचन होगा। तो अनियर प्रत्यय आगे चल करके हम देखेंगे, क्योंकि सूत्र में तव्य की बात भी तो है, तव्यत प्रत्यय में भी यही नियम आ जाएगा, लेकिन तव्यत प्रत्यय की प्रक्रिया को हम आगे देखेंगे। पहले हम कौन सा प्रत्यय रख रहे हैं, अनियर प्रत्यय रख रहे हैं। इस प्रकार से अनियर प्रत्यय का काम देखेंगे। अभी एक बार मैं अर्थ बता रहा हूं, फिर मैं प्रोसेसिंग को बताऊंगा। अब दूसरा देखिए, दूसरा प्रत्यय रख रहे हैं हम ल्युट प्रत्यय। ल्युट प्रत्यय के अंदर लय और
टय की संज्ञा हो जाएगी, बचेगा केवल क्या, यू। और इस यू के स्थान पर भी बताया था रूल नंबर 1, यू के स्थान पे क्या हो जाएगा, अन। यू के स्थान पर क्या हो जाएगा, अन। और एक चीज ध्यान रखना, ये जो धातुओं से भाव अर्थ में होगा, जैसे पढ़ने का भाव पठन, लिखने का भाव लेखन, चलने का भाव चलन, हंसने का भाव हसन, ये सारे के सारे भाव अर्थ हैं। इन भाव अर्थों के अंदर आपको ल्युट प्रत्यय करना है। और एक बात विशेष तौर पे ध्यान रख लेना, ल्युट प्रत्यय से बनने वाला रूप नित्य रूप से नपुंसक लिंग के अंदर होता है। अब आपकी बात कहानी स्टार्ट हो गई है। आप जो पीछे अनुवाद में परेशान हो रहे थे ना कि कौन सा पुल्लिंग कौन सा स्त्रीलिंग, अब ये से कहानी स्टार्ट हो गई। अब जिसके अंत में अन आ गया ना, अन आने वाला नित्य रूप से नपुंसक लिंग के अंदर होगा। कैसे, पठनम गमनम चलनम हसनम शिक्षणम भिक्षणम शासनम अध्ययनम पाठनम पठनम लेखनम वादनम हसनम पतनम चलनम वहनम सहनम दहनम, सारे के सारे नपुंसक लिंग में फल की तरह रूप चलेंगे। अब आप पूछ रहे थे कि ये पुल्लिंग में कैसे हुए, ये सारे के सारे अनंत वाले जितने भी हैं वो सारे के सारे कहां पर आ जाएंगे, नपुंसक लिंग के अंदर हो जाएंगे। मतलब अनियर प्रत्यय में तो कर्म के अनुसार चल रहा था, और कर्मवाच्य के प्रसंग में कर्म के अनुसार लिंग होता, तीनों लिंगों में रूप बनाया। लेकिन ल्युट प्रत्यय का रूप तो हमेशा कहां पर बनेगा, नपुंसक लिंग के अंदर ही बनेगा। जैसे एक रूप बना करके बताया, पट धातु से ल्युट प्रत्यय किया, ल्युट के यू के स्थान पे क्या हो गया, अन, और रूप क्या बन गया, पठनम। क्या बन गया है, पठनम। इस प्रकार से आपको रूप बनाने हैं। लेकिन एक चीज इधर देख लीजिएगा, ये जो अनियर प्रत्यय में क्या शेष रहा, अनीय, और ल्युट प्रत्यय में क्या हो गया, अन। हम जो रूप बना लेते हैं ना वो नपुंसक लिंग का बना लेते हैं सामान्य तौर पर, क्योंकि ल्युट प्रत्यय तो नपुंसक लिंग में वैसे ही है। लेकिन जो आपका अनियर प्रत्यय है, अनियर प्रत्यय तीनों लिंगों में हो सकता है, पुल्लिंग में राम की तरह, स्त्रीलिंग में लता की तरह, और नपुंसक लिंग में फल की तरह। इसलिए हम क्योंकि ल्युट वाला रूप हम नपुंसक लिंग में बनाएंगे तो वो भी नपुंसक लिंग का ही बना लेते हैं सामान्य तौर के ऊपर। बाकी सारे तीनों लिंगों में बन जाएंगे अनियर के तो। लेकिन अब इन दोनों प्रत्ययों में एक चीज चेक करो, न है कि नहीं है, अनियर में भी न है और अन के अंदर भी क्या है, न। तो आपको वो नत्व की प्रक्रिया बताई थी, आपको ध्यान है, न के स्थान पर कहां कहां पर न होता है, ध्यान है ना, री रे श के आगे या तो सीधे तौर पर न हो या फिर बीच में व्यवधान हो, तो किस किस का, अट कवर्ग अवर्ग, उसका व्यवधान हो तो भी न करेंगे ना। देखना, शिक्षणम भिक्षणम, मैंने बताया था वहां पर, शिक्षणम भिक्षणम रक्षणम प्रेषणम, सब में तो न था और बाकी के अंदर न नहीं होगा। अभी वो बताऊंगा कौन कौन सी जगह न दिखेगा, कौन कौन सी जगह न दिखेगा। क्लियर। अब मैं चलता हूं, यहां पर वही धातुओं के 3 प्रकरण किए थे हमने, कौन कौन से बताइए। लघु, सबसे पहले इगंत, जिसके अंत में ई उ रिल री हो। इधर देखिए, नंबर 1 इगंत। इगंत में कौन सी धातु आई थी, जिसके अंत में ई उ रिल री छोटे बड़े कैसे भी हो। और प्रत्यय कौन से कर रहे हैं हम, अनियर और ल्युट। अनियर और ल्युट के अंदर यण की संज्ञा हुई क्या, नहीं हुई, तो यहां पे वृद्धि का काम नहीं होगा। इगंत से आप क्या कर देंगे, गुण कर देंगे। इगंत धातु में क्या करेंगे, गुण करेंगे। और यदि हम दूसरी बात करें अधुपद, तो अधुपद में देखो गुण वाला कॉलम खाली पड़ा है, कुछ भी काम नहीं होगा। दूसरे प्रकार की धातु में तो कोई चेंज नहीं होगा। और तीसरे प्रकार की धातुएं कौन सी थी बताइए, लघु इगुपद। अब बताओ, यण की संज्ञा वाला नहीं है, उसमें तो कोई सा भी प्रत्यय आगे हो, कै की संज्ञा के अलावा कोई सा भी प्रत्यय आगे हो तो कौन सा काम होगा, गुण कार्य। मतलब आपको इन प्रत्ययों में केवल गुण ही करना है, इगंत में भी गुण करना है, क्योंकि यहां पे यण की संज्ञा नहीं हुई प्रत्ययों के अंदर। यण की संज्ञा तो केवल कितने प्रत्ययों में, 4, बाकी जगह तो यण की संज्ञा नहीं हुई। तो इगंत में भी आपको गुण करना है। जैसे एक रूप बना देता हूं मैं, देखिए इधर जी धातु है, जी धातु से मान लो आपने अनियर प्रत्यय किया, अनियर में क्या बचा, अनीय। देख लेना एक बार। अब जी है ना, जी को क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा। जी को गुण क्या होगा, जे। मैंने क्या बताया, ई के स्थान पर गुण क्या होगा, ए। जे प्लस अनीय। अब बताओ, गुण काम करने के बाद अब ए के बाद में रस्व ए,
अयादी संधि होगी कि नहीं होगी? डायग्राम को याद करो, ए ओ ऐ औ के आगे कोई भी स्वर हो, अयादी संधि होती है ना। ए के स्थान पे क्या हो जाएगी? अय, अयादी संधि। अब संधि कहां भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक के स्थान पे क्या हुआ? अय, आगे क्या है? अनीय। मिलाकर के लिखो, जय में ए मिल जाएगा, जय पूरा, जय में ए मिल जाएगा, यह पूरा, और नीय क्या रूप बन जाएगा? जयनीय। नपुंसक लिंग में बनाएंगे तो क्या रूप बन जाएगा? जयनीयम। और यदि यहां पे अन होता तो रूप बन जाता जयनम। तो छोटा बड़ा इगंत तो कैसा भी हो, ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, आपको गुण कार्य करना है। अब इन्हीं रूपों की प्रक्रिया को क्रमिक तौर पर मैं लेकर के चल रहा हूं, और सबसे पहले ऐसी धातु ले रहा हूं जो इगंत हैं, और अध्ययन के दृष्टिकोण से मैंने सबसे पहले डिवीजन कर दिया, ऐसी धातु जिसके अंत में इक हो। इक में भी एक एक को लेके चल रहा हूं, पहले ई वाले, फिर ऊ वाले, और फिर री वाले। तीनों प्रकरण अलग अलग हैं, इंडेक्स वाइज देख सकते हो। और उनके सामने एक ब्रैकेट लगा हुआ है। ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है पढ़ लीजिएगा पहले। ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? इगंत धातुओं के आगे यण की इत संज्ञा के अलावा, अलावा आ गया ना, यण की संज्ञा वाले नहीं है, उनके अलावा किसी भी प्रत्यय के होने पर कौन सा काम होगा? गुण कार्य होगा। ई के स्थान पर ए, ऊ के स्थान पर ओ, री के स्थान पर अर, ये गुण कार्य हो जाएंगे। चलो सबसे पहले हम ई वाली बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने जी की बात की ना, जी से अभी देखा, जी से गुण क्या हो गया? जे। क्या रूप बन गया बताइए? जयनीयम, जयनम। जयनीयम, और ल्युट का यू होता, यू के स्थान पे अन हो जाएगा तो रूप क्या बन जाएगा? जयनीयम। ऐसे ची से क्या बन जाएगा? चयनीयम, चयनम। सेम प्रोसेस रहेगी। चलो एक मैं ल्युट का बना के देता हूं आपको। ची धातु है ना, ची धातु से ल्युट किया, ल्युट के यू के स्थान पे क्या हुआ? अन। अब ची को गुण क्या हो जाएगा? चे। इगंत है ना, आगे यण की संज्ञा वाला प्रत्यय नहीं है, तो ई को गुण क्या हो गया? ए। ची का क्या बन गया? चे। चे के आगे क्या है? अन। अयादी संधि करेंगे, एक के स्थान पे अय हो जाएगा, रूप क्या बन जाएगा? चयन। और नपुंसक लिंग में क्या बन जाएगा? चयनम। ऐसे देखो, ई को गुण हो जाएगा ए के आगे अय, और अयादी संधि होकर के क्या रूप बन जाएगा? अयनीयम, अयनम। और अधि लगा दे तो क्या रूप बन जाएगा? अध्ययनीयम, अध्ययनम। श्री से श्रयणीयम, श्रयणम। अब चेक करो, यहां पे न आ गया ना, न क्यों आया? श्रय के अंदर क्या है? रै। रै के बाद में ए स्वर में आता है, यह अट में आता है, ए अट में आता है, इसलिए न के स्थान पर न हो गया। श्रयणीयम, श्रयणम। ऐसे देखो, क्षी, क्षी से क्या बन गया? शयनीयम, शयनम। सेम प्रोसेस। क्षय में क्या क्या मिला हुआ है? कै और शय। शय के बाद में ए अट में, यह अट में, ए अट में, इसलिए णत्व हो गया। ऐसे नी से क्या बन गया? नयनीयम, नयनम। अब सेम प्रोसेस है, पूरी मैथमेटिक्स है। जिसके अंत में ई छोटा बड़ा हो उसको गुण हो जाएगा ए, और ए के स्थान पे अयादी संधि होकर के क्या हो जाएगा? अय। ऐसे देखो, भी से क्या बन गया? भयनीयम, भयनम। क्रमशः तौर पर दोनों प्रत्यय है। डी से क्या बन जाएगा? डयनीयम, डयनम। सी से क्या बन जाएगा? सयनीयम, सयनम। क्री से क्या बन जाएगा? क्रयणीयम, क्रयणम। रे आ गया ना, रे की वजह से न हो गया। तो नए और नए में तो डिफरेंस, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ये सारे के सारे एक नंबर की जो धातुएं थी हमने वो रखी जिसके अंत में ई था। ई को गुण क्या हो गया? ए, और आगे अनियर और अन का ए है ना, अयादी संधि करके हमने रूप बना दिया, और इस प्रकार से आपका रूप ये बन गया। सबसे पहले धातु हमने कौन सी रखी? जिसके अंत में ई था। अब दूसरे प्रकार की धातुएं रख रहा हूं मैं। धातु का प्रकार तो पहला ही है, लेकिन पहले प्रकार की धातुओं में ई अंत वाली आ गई। अब कौन सी ले रहे हैं हम? ऊ अंत वाले। देखो एक रूप बना करके बता रहा हूं मैं आपको, इधर देख लीजिएगा। कौन सी धातु है? हु। हु से मान लो अनियर प्रत्यय किया, हु धातु से अनियर किया, हु प्लस अनीय। अनियर में क्या बचा? अनीय। अब ऊ को गुण क्या हो जाएगा? ओ। हु को गुण क्या होगा? हो प्लस अनीय, हो प्लस अनीय। वो अयादी संधि। अब ओ के स्थान पे क्या हो जाएगा? अब है, अब आगे क्या है? अनीय। मिला करके लिखेंगे, बताइए क्या बनेगा? है के अंदर ए मिलाएंगे, है पूरा। वह के अंदर ए मिलाएंगे, वह पूरा। और आगे क्या है? नीय। नपुंसक लिंग में क्या बन गया? हवनीयम। और ल्युट में क्या बन जाएगा? हवनम। ठीक है, ऐसे आइए। इस तू से क्या बन जाएगा? अब सक्रियता दिखिए,
ऊ के स्थान पे सभी जगह गुण क्या करेंगे? ओ, और ओ के आगे ए है, अयादि संधि कर देंगे। ओ के स्थान पर अव, क्या रूप बन जाएगा? स्तु से स्तवनीयम स्तवनम, श्रु से श्रवणीयम श्रवणम, यू से यवनीयम यवनम, भू से भवनीयम भवनम, पू से पवनीयम पवनम, लू से लवनीयम लवनम, धू से धवनीयम धवनम। सब जगह ऊ को गुण क्या हो गया? ओ, और आगे अयादि संधि का काम करके आपने रूप बना दिया है। तो ये दूसरा हो गया। और उसी में तीसरा प्रकरण कौन सा आ गया? ऐसी धातु जिसके अंत में क्या हो? री, वो भी तो इगंत में आएंगी। इगंत में क्या हो जाएगा? गुण कार्य। अब देखो इधर एक रूप बना के बता रहा हूं मैं आपको। इधर देखो, क्री धातु से आपने अनियर प्रत्यय किया, क्री प्लस अनीय। अब री को गुण क्या होगा? अर, क्री से क्या बन गया? कर, कै अर, आगे क्या है? अनीय। अब यहां तो सब जगह र आएगा ना, री के प्रसंग में तो र आया, तो र के आगे न को क्या कर देंगे? न। तो बताओ क्या बन जाएगा? कै पूरा, र पूरा, और न को न करके क्या रूप बन जाएगा? करणीय। नपुंसकलिंग में क्या बना? करणीयम, और ल्युट में क्या बन जाएगा? करणम। ऐसे देखिए, क्री से करणीयम बनाना और वी और आ उपसर्ग लगा दे तो क्या रूप बन जाएगा? व्याकरणीयम व्याकरणम, दो उपसर्ग जोड़ दिए। ऐसे देखो, ह्री धातु से क्या बनेगा? हरणीयम हरणम, त्री से तरणीयम तरणम, मृ से मरणीयम मरणम, श्री से सरणीयम शरणम, ध्री से धरणीयम धरणम, स्मृ से स्मरणीयम स्मरणम, और आ उपसर्ग पूर्वक द्रि धातु, द्रि से तो बन जाता दरणीयम दरणम, और आ लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? आदरणीयम आदरणम। तो ये सब में सेम प्रोसेस, गुण कार्य कर दिया। तो ये हमारे पास ये तीन प्रकरणों में जो धातुएं रखी, ये तो री छोटा था, अब देखो री बड़ा है। बड़ा री होगा तो भी गुण तो क्या होगा? अरी होगा ना। क्या रूप बनेगा बताओ? बड़े री से भी क्या बनेगा? करणीयम करणम, जरी से जरणीयम जरणम, श्री से शरणीयम शरणम, त्री से तरणीयम तरणम, द्रि से दरणीयम दरणम, ग्री से गरणीयम गरणम। अब आपसे पूछा जाए कि करणीयम में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय तो बता दोगे। करणम में कौन सा प्रत्यय है? बता दोगे। लेकिन आपसे प्रकृति प्रत्यय पूछ ले, धातु कौन सी है? तो दोनों धातु हो सकती हैं। ह्रस्व री होगा तो भी करणीयम करणम, और दीर्घ री होगा तो भी करणीयम करणम। लेकिन एक चीज चेक करो, दोनों के अर्थ का डिफरेंस देखिए। पहले वाले क्री का मतलब था करना, पहले वाले क्री सिंगल मात्रा का अर्थ तो क्या था? करना, और दूसरे वाले क्री का अर्थ क्या है? फैलाना। अब सुनो, मैंने कोई काम किया, उसका करण, जैसे आपने कहा कोई भी प्रसंग रखा कि दीर्घीकरण, दीर्घ करने का कार्य क्या कहलाएगा? दीर्घीकरण। आपने कोई भी लिख देना, जैसे कोई भी प्रसंग, अनुकरण, अनुकरण, अनुकरण बोल दिया ना, वो तो करने का काम है, तो वहां पे तो क्री धातु रस वाली है। लेकिन आपने देखा होगा ना, सूर्य की किरणों का विकरण, सूर्य की किरणों का विकरण, विकरण का मतलब क्या हुआ? फैलना। अब विकरण आ गया, सूर्य का प्रसंग आ गया, फैलने का अर्थ आ गया, तो री कौन सी रहेगी? दीर्घ रहेगी। अर्थ के अकॉर्डिंग थोड़ा सा ध्यान रख लेना, अर्थ के आधार पर भी यहां पे डिफरेंस हो सकता है, रूप सेम बनेगा। ठीक है। इस प्रकार से आपको सबसे पहले हमने कौन सी धातुएं रखी? इगंत धातुएं, तीनों प्रकार बांट लिए, जिसके अंत में ई उ री। वैसे री वाला प्रसंग तो आता नहीं है, री का प्रसंग दैनिक जीवन में ज्यादा काम नहीं आता, इस वजह से हम उसके प्रसंग को नहीं रख रहे। लेकिन ई उ री, ये तीनों प्रकार के जो भेद हैं, इन तीनों प्रकार के भेदों को हम 1 2 3 पॉइंट में देख चुके। क्लियर इगंत का। अब आते हैं दूसरे प्रकार की धातु, कौन सी? अधुपद। अधुपद को मैंने पहले नहीं लिया क्योंकि अधुपद में तो कोई काम होगा ही नहीं। देख सकते हो गुण वाला कॉलम खाली पड़ा है ना, तो कोई काम विशेष नहीं हुआ, उसको बाद में रखेंगे। अब तीसरे प्रकार की धातुएं कौन सी थी बताइए? लघु इगुपद। बताओ क्या कहता है लघु इगुपद? ऐसी धातु जिसकी उपदा में लघु ई उ री। अब इसको भी अध्ययन की दृष्टि से मैं तीनों टुकड़ों में अलग अलग कर रहा हूं। देखिए इधर देख लीजिएगा एक बार, छिद धातु है ना, देखो छिद धातु से आपने अनियर प्रत्यय किया, अनियर में क्या बचा? अनीय। अब बताओ इसकी उपदा में लघु इक है ना, ई को गुण क्या हो जाएगा? ए। छिद से गुण क्या हो जाएगा? छेद।
क्या रूप बन जाएगा बताइए? छेद, आगे क्या है? अनीय, बना के मिला के लिखेंगे, क्या रूप बन जाएगा? छेदनीयम छेदनम, भिद से भेदनीयम भेदनम, लिप से लेपनीयम लेपनम। साथ में बोलिए, सक्रियता दिखाइए। लिप से लेपनीयम लेपनम, क्षिप से क्षेपणीयम क्षेपणम। समझ में आया कुछ? क्योंकि यहां पे क्षय मिल गया ना, तो नय हो गया। क्षय के बाद में क्या क्या था? ए अट में, प पवर्ग में, ए अट में, इसलिए नय को नय हो गया। आ जाइए, शिस से शेषणीयम शेषणम, पिस से पेषणीयम पेषणम, द्विष से द्वेषणीयम द्वेषणम, विद से वेदनीयम वेदनम, सिच से सेचनीयम सेचनम, और इस से एषणीयम एषणम। अब मैंने आपको बताया था ना, प्र प्लस एषणम प्रेषणम। अब बताओ ईषणम कैसे रह सकता है? इसके अंदर सेकंड लास्ट क्या है बताओ? लास्ट में तो क्या है? शय, और सेकंड लास्ट क्या होगा? ई। ई उपदा में है ना, सेकंड लास्ट है तो उपदा माना जाएगा, और ई को गुण क्या होगा? ए। क्या रूप बनेगा? एषणीयम एषणम। क्लियर? ऐसी धातुएं जिनकी उपदा में रस्व ई था, ई को गुण क्या कर दिया आपने? ए कर दिया। इसके सामने ब्रैकेट लिखा हुआ है, आगे ब्रैकेट लगा हुआ है ना, ब्रैकेट में क्या बात लिखी हुई इसको पढ़ लीजिएगा एक बार। लघु युगपद रस्व ई उ री उपदा वाली धातु के आगे किसी भी प्रत्यय, अब यहां पे कोई भी शर्त नहीं है, यणे वाला हो चाहे सामान्य हो, किसी भी प्रत्यय के होने पर कौन सा काम होगा? गुण कार्य होगा। ई के स्थान पर ए, उ के स्थान पर ओ, री के स्थान पर अर। अब ई वाले उदाहरण देख चुके, अब उ वाला देखिए। अब देखो मुद, अब मुद में क्या है? उ है ना, उपदा के अंदर रस्व उ है। अब उ को गुण क्या हो जाएगा? ओ। मुद से क्या बन जाएगा? मोद, और आगे क्या है? अनीय, क्या बन जाएगा? मोदनीयम मोदनम, बुध से बोधनीयम बोधनम, युद्ध से योधनीयम योधनम, क्रुद्ध से क्रोधनीयम क्रोधनम। रुक जाओ, र था क्रोध में, कै के बाद में र, र के बाद में ओ अट में था, फिर आया ध, ध न तो अट में, न कवर्ग में, न पवर्ग में, इसलिए न को न नहीं होगा। क्लियर है? क्रोध नियम में न नहीं होगा, ध बाहर का आ गया। चलो आइए, रुद्ध से रोधनीयम रोधनम, भुज से भोजनीयम भोजनम, सुच से सोचनीयम सोचनम, पुष से पोषणीयम पोषणम। मूर्धन्य से आ गया ना, णत्व हो गया। सुस से शोषणीयम शोषणम, दुस से दोषणीयम दोषणम, घुस से घोषणीयम घोषणम। ठीक है? सबके अंदर उपदा में क्या था? ऊ छोटा था ना, ऊ को क्या कर दिया आपने? गुण ओ कर दिया, और आगे अनीय और अनम जोड़ दिया है। तो सेम प्रोसेस, एक जैसे धातुओं के प्रकरण को हमने एक जगह रख लिया है। अब छठे नंबर का देखो, आपका वही प्रकरण, तीसरे प्रकार की धातु है ना, लघु युगपद। ई वाले आ गए, उ वाले आ गए, अब कौन सी आ जाएंगी? ऐसी धातु जिसकी उपदा में रस्व री हो। जैसे मान लो एक धातु ले रहा हूं मैं, दृश्य धातु, इधर देखिए, दृश्य धातु इधर, दृश्य धातु से आपने अनियर प्रत्यय किया, दृश्य प्लस अनीय। अब यहां पे री को गुण क्या हो जाएगा? अर। देखो, द को अलग कर लो, री के स्थान पे अर कर लीजिएगा, द अर, और आगे क्या बचा हुआ है? स, और आगे अनीय। इसको मिलाकर के लिखेंगे द पूरा, र आधा था जो ऊपर चले जाएगा, स में ए मिल जाएगा, और रूप क्या बन गया बताइए? दर्शनीयम। दृश्य से दर्शनीयम दर्शनम, सृज से सर्जनीयम सर्जनम। स्टार डाल लो। 99% लोग गलत लिखते हैं, सब लिखते हैं ना सृजन, यही लिखते हैं ना, ये गलत है। सृजन नहीं बनेगा, सृजन नहीं बनेगा, बल्कि गुण होगा, और शुद्ध क्या रूप बनेगा? सर्जनम। अरे आपने देखा होगा, हम कहते हैं सर्जन का मतलब तो उत्पत्ति करना, सृज धातु का मतलब क्या है? उत्पन्न करना। ठीक है? और आपने देखा होगा विसर्जन, गणेश जी का विसर्जन, विसर्जन बोलते हैं ना, सृजन थोड़ी बोलते, विसर्जन थोड़ी बोलते हो, विसर्जन। विसर्जन तो हम शुद्ध लिख रहे हैं, और सर्जन को गलत लिखते हैं। सर्जन शुद्ध ये है, सृजन शब्द अशुद्ध है, ये ध्यान रखना। चलिए, कृत से कर्तनीयम कर्तनम, वृत्त से वर्तनीयम वर्तनम, त्रिप से तर्पणीयम तर्पणम। देखो इधर,
रै के बाद में पै था, पवर्ग में आता है, ए अट में आता है तो न हो गया। ऊपर देखो वर्तनियम में रै था, रै के बाद में तय, न तो अट में, न वर्ग में, न पवर्ग में, इसलिए निर्णय नहीं हुआ। दृप से दर्पणीयम दर्पणम, कृष से कर्षणीयम कर्षण। इस प्रकार से ये हमारे जो तीसरे प्रकार की धातुएं थी ना, कौन सी, लघु इगुपद, उनके अंदर आपने गुण किया। और पहले प्रकार की धातुएं कौन सी थी, इगंत, उनमें भी आपने क्या किया, गुण किया, क्योंकि प्रत्यय कौन से थे, अनियर और लुट। न तो यहां पे यह की संज्ञा, न यहां पे न की संज्ञा, तो इसमें परेशानी हुई हमें बिल्कुल भी नहीं। अब बाकी धातुएं बच गई। बाकी धातुओं में कोई भी काम विशेष नहीं होगा, केवल सीधे तौर पर मिलाना है। देखो पठ धातु, ये कैसी धातु है बताइए, अधुपद है ना, अधुपद है तो भी आप देखो यहां पर कोई काम नहीं हुआ ना। अधुपद में आगे देखो कॉलम खाली पड़ा है ना, तो यहां पर सीधा मिलाएंगे केवल पठनीयम पठनम। सास से, बाकी धातु सब ले लिए, बाकी जितनी बच गई ना सब आ जाएंगी। सास से शासनीयम शासनम, भास से भाषणीयम भाषणम, खाद से खादनीयम खादनम, कंप से कंपनीयम कंपनम, रक्ष से रक्षणीयम रक्षणम, भक्ष से भक्षणीयम भक्षणम, भिक्ष से भिक्षणीयम भिक्षणम, शिक्ष से शिक्षणीयम शिक्षणम। अब कोई बता सकता है यहां पे गुण क्यों नहीं हुआ? देखो ई तो था ना, ई तो है, तो अभी तो आपने छिद भिद इत्यादि में तो ई को ए कर दिया, छेदनम छेदनीयम, भेदनम भेदनीयम। लेकिन यहां पर उपधा में ई उ नहीं है, उपधा में तो क्या है यहां पे कै, इसलिए गुण नहीं हुआ। तो आपके माइंड में प्रश्न उठता ना कि मिलन से तो मेलन बना दिया, छिद से छेदन बना दिया, लेकिन सिक्स भिक्ष से ये ए क्यों नहीं किया? क्योंकि उपधा में ई नहीं है, तो सिक्स से सीधा शिक्षणीयम शिक्षणम। ऐसे ईक्ष, ईक्ष से क्या बन जाएगा, ईक्षणीयम ईक्षणम। यदि परि उपसर्ग जोड़ दें तो परीक्षणीयम परीक्षणम, वी उपसर्ग जोड़ दें वीक्षणीयम वीक्षणम, इत्यादि रूप यहां पर बनाए जा सकते हैं। ऐसे देखो क्रम से क्रमणीयम क्रमणम, ग्रह से ग्रहणीयम ग्रहणम, भूष से भूषणीयम भूषणम, मंत्र से मंत्रणीयम मंत्रणम, चिंत से चिंतनीयम चिंतनम। अब देखो, अब आगे देखो आकारांत धातु आ रही है, इधर देखना ज्ञा धातु है, ज्ञा धातु से अनियर प्रत्यय किया, अनियर में क्या बचा, अनीय। अब आके आगे ए, कौन सा काम हो जाएगा बताइए, सवर्ण दीर्घ संधि का काम हो जाएगा ना। आके आगे ए, आ और ए के स्थान पे क्या हो जाएगा, आ, क्या रूप बन जाएगा बताइए, ज्ञानीय। क्या रूप बन जाएगा, ज्ञानीयम ज्ञानम, मां से मानीयम मानम, पा से पानीयम पानम, या से यानीयम यानम। ठीक है, ऐसे ही घ्रा से घ्राणीयम घ्राणम। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था, रूल नंबर सेकंड क्या था, ऐसी कोई धातु जिसमें ओरिजिनली धातु के अंत में ए ओ आई औ हो तो उसके स्थान पे क्या कर देंगे, आ। देखो दई के स्थान पे दा, ग्लई के स्थान पे ग्ला, गई के स्थान पे गा, ध्यय के स्थान पे ध्या। देखो दा से दानियम दानम, ग्ला से ग्लानियम ग्लानम, गा से गानियम गानम, ध्या से ध्यानियम ध्यानम। और एक रूल नंबर वहीं पर हमने बताया था तीसरा, अस के स्थान पे भू आदेश और ब्रू के स्थान पे वच आदेश। तो अस से भी क्या बनेगा, जैसे भू से बना कौन सा, भवनीयम भवनम, और ब्रू से क्या बनेगा, वच आदेश होकर के सीधा वचनीयम वचनम। इस प्रकार से ये हमारा जो पहला प्रकरण था अनियर प्रत्यय और लुट प्रत्यय की प्रक्रिया को आप पहचान सकते हैं। अब आपको ये चीज समझ में आ जानी चाहिए, मिलन शब्द शुद्ध है कि मेलन। मिल धातु, मिल धातु के आगे लुट प्रत्यय किया, मिल प्लस अन, मिल प्लस अन। अब मिल तो लघु इगुपद है ना, ई को गुण क्या होगा, ए, क्या रूप बन जाएगा, मेलन। शुद्ध शब्द क्या है, मेलन, मिलन नहीं बल्कि क्या, मेलन। लेकिन शिक्षण भिक्षण में आपको बताया उपधा में ई नहीं है ना, इसलिए गुण कार्य नहीं। मतलब ये हुआ लुट और अनियर के प्रसंग में केवल आपको गुण कार्य ही करना था। क्लियर?
इस प्रकार से हमारे पास सबसे पहले ये जो दो प्रत्ययों की प्रक्रिया थी इसको हमने रखा। चूंकि ल्यूट और अनियर में यण की संज्ञा नहीं हुई इसलिए आपको कोई वृद्धि का काम नहीं करना पड़ा। लेकिन अब मैं तीसरा प्रत्यय रख रहा हूं, वो है नुबुल प्रत्यय। नुबुल प्रत्यय में नैकित संज्ञा हो गई ना, नैकित संज्ञा हो गई तो वृद्धि का काम हो सकता है। चेक करो तीसरे कॉलम को, लास्ट वाले कॉलम को, गुण वृद्धि वाले चैप्टर के अंदर तीसरा कॉलम देखो, इगंत धातु के आगे यण की संज्ञा वाला प्रत्यय हो तो क्या होगा, वृद्धि। और दूसरा कॉलम चेक करो, अधुपद में भी चेक करो, यण की संज्ञा वाला प्रत्यय आगे हो तो ए के स्थान पे वृद्धि आ। और तीसरा कॉलम चेक करो, लघु इगु पद के आगे तो यण की संज्ञा वाला प्रत्यय होगा तो भी कौन सा होगा, गुण। लेकिन किस धातु को छोड़कर, मृज धातु को छोड़कर। क्लियर है। अब देखो कामों का वर्गीकरण देख लीजिएगा। सबसे पहले नुबुल प्रत्यय की बात कर रहा हूं मैं। नुबुल प्रत्यय करने वाला जो सूत्र है वो है नुबुल त्रिचऊ। कर्ता अर्थ में होता है करने वाला। जैसे पठ का मतलब होता है पढ़ना, और जब नुबुल प्रत्यय करेंगे तो पढ़ने वाला, करने वाला। जैसे मान लो नी का मतलब होता है ले जाना, और ले जाने वाला मतलब जो करने वाला अर्थ है ना, उस वाले अर्थ के अंदर आपको नुबुल प्रत्यय करना होगा। नुबुल में किस किस की संज्ञा, ण और ल की संज्ञा हो जाएगी, शेष क्या रहेगा, वू। और इस वू के स्थान पर क्या कर देंगे हम, अक। रूल नंबर 1 आया था ना, युवोर अनाक, यू के स्थान पे अन और वू के स्थान पर अक। ठीक है। अब ण की संज्ञा होने का फायदा क्या क्या हुआ, ण की संज्ञा होने का फायदा क्या हुआ, जो इगंत धातुएं नंबर 1 प्रकार की धातुएं है ना उनके अंदर, और अधुपद धातुएं नंबर 2 प्रकार की धातुएं, कौन कौन सी, 1 नंबर और 2 नंबर की जो धातुएं हैं उनमें तो कौन सा काम हो जाएगा, वृद्धि का कार्य। लेकिन जो तीसरे प्रकार की धातुएं हैं उनमें तो कौन सा काम होगा, गुण कार्य ही होगा। लेकिन कौन सी धातु को छोड़ करके, मृज। मृज में क्या कर देंगे, वृद्धि। बाकी सभी जगह क्या करेंगे, गुण। तीन ही प्रकार की धातुएं, बाकी में तो कोई चेंज होता ही नहीं है। तो णैकिक संज्ञा होने का फायदा यह हुआ कि 2 जगह तो वृद्धि होगी और तीसरी जगह आपको गुण कार्य करना होगा। अब इसका जो रूप बनाते हैं, जैसे मान लो एक रूप बना करके बता रहा हूं मैं, देख लीजिएगा इधर। पठ धातु है, पठ का मतलब पढ़ना, कर्ता अर्थ में पढ़ने वाला, इस तरह के अर्थ में आपने नुबुल प्रत्यय किया। नुबुल में क्या बचा, वू। पठ प्लस वू, वू के स्थान पे क्या हो जाएगा, अक। पठ प्लस अक। अब ये धातु कैसी है, अधुपद है ना, उपदा में रस्व ए है, तो देखो यण की संज्ञा वाला प्रत्यय है, ए के स्थान पे वृद्धि क्या हो जाएगी, आ। पठ से क्या बन जाएगा, पाठ, और आगे क्या है, अक। मिलाकर के लिखेंगे रूप क्या बन जाएगा, पाठक। अकारांत बन गया ना। अब सुनो, नुबुल प्रत्यय से बनने वाले जो रूप हैं उनका रूप पुल्लिंग में तो राम की तरह चलेगा। पुल्लिंग में किसकी तरह, राम की तरह। पाठक है, पाठकऊ, पाठकाः। इधर देखो, राम है, पाठक है, अस्ति, राम पढ़ने वाला है। छात्रऊ, पाठकऊ, स्तः, 2 छात्र पढ़ने वाले हैं। छात्रऊ द्विवचन का आया तो पाठकऊ भी कहा गया, द्विवचन का। और छात्राः, छात्र है छात्रऊ, छात्राः बहुवचन, पाठक है पाठकऊ, पाठकाः बहुवचन, छात्राः पाठकाः सन्ति। क्लियर। तीनों जगह रूप बन गया, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। पुल्लिंग के अंदर इनके जो रूप कैसे चलेंगे, राम की तरह। लेकिन इनका यदि स्त्रीलिंग में रूप बनाना हो तो 2 काम करने होंगे। सुनिए इधर, अभी ओरिजिनल रूप क्या बना था, पाठक बना था ना। अब इससे पुल्लिंग में तो राम की तरह चल गए, लेकिन स्त्रीलिंग में रूप बनाने के लिए 2 काम करने होंगे। एक तो टाप प्रत्यय करना होगा, टाप में क्या बचता है, आ। और ये जो कैसे पहले ए है, प्रत्यय वाला जो क है ना, उससे पहले जो ए है, उस ए के स्थान पर ई भी हो जाएगा। तो ठे में जो ए है उसको तो हो गया ई, और ए और ए मिलकर के सवर्ण दीर्घ हो गया। रूप क्या बन गया, पाठिका। यहां पे क्या रहेगा, इका। स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा, इका। अब अंत में आ मिल गया ना, अब इसका रूप किसकी तरह चलेगा, लता की तरह। आकारांत हो गया, लता, लते, लताः। 2 काम में लिखा हुआ सारी चीज। देखो, नुबुल प्रत्यय से बने शब्द का
स्त्रीलिंग में रूप बनाने के लिए अंत में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? टा प्रत्यय हो जाएगा, जिसमें क्या बचेगा? आ, तथा प्रत्यय के कैसे पहले वाले ए, कैसे पहले वाला जो ए था ना ठ के अंदर, उस ए के स्थान पर क्या हो जाएगा? ई आदेश भी हो जाएगा। और इस तरह से जो नूल प्रत्यय का जो रूप बनेगा उसका रूप किसकी तरह चलेगा? लता की तरह। कैसे रूप चलेगा? पाठिका, पाठिके, पाठिकाहा। देखो इधर सीता पाठिका अस्ति, उधर क्या था? राम है पाठक है अस्ति। प्रत्यय दोनों के अंदर नूल ही है, मतलब पुल्लिंग वाले में तो आपको अंत में अक दिखा और स्त्रीलिंग वालों में अंत में क्या दिखेगा? इका। यदि बहुवचन करें, देखो बालिका, बालिके, बालिकाहा, बालिकाएं, बहुवचन में क्या बन गया? बालिकाहा। और पाठिका, पाठिके, पाठिकाहा, बालिकाहा, पाठिकाहा संति। अब बहुवचन में क्या बनेगा? संति। लता की तरह द्विवचन भी कर सकते थे, बालिका, बालिके, पाठिका, पाठिके, स्तः, बालिके, पाठिके, स्तः। ठीक है, मतलब नूल प्रत्यय की पहचान क्या हुई? पुल्लिंग में तो आपको अंत में अक दिखेगा और स्त्रीलिंग के अंदर आपको इका दिखेगा। अब केवल इतना सा रट के मत चले जाना कि लास्ट में अक दिखेगा तो कर देंगे। मैंने क्या बताया? पुल्लिंग में रूप किसकी तरह चलेंगे? राम की तरह। और उसने सेंटेंस बना करके दे दिया, वाक्य प्रयोग आ गया पाठकेन। एक वाक्य आया जिसमें लिखा हुआ आ गया पाठकेन। अब बालक कंफ्यूज हो गया कि गुरुजी ने तो ये बताया था जिसके अंत में अक आए तब आप करना, ये तो क्या आ गया लास्ट में तो न आ रहा है। अरे ये पाठकेन तृतीया एक वचन है, मूल शब्द तो क्या है? पाठक है। पाठक के अंत में अक है, प्रत्यय इसमें भी नूल माना जाएगा, उससे चाहे तृतीय आए चाहे चतुर्थी आए, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। यदि यहां पर यदि परीक्षा में ऐसा प्रकरण आ जाए ना पाठकाय, और ये पूछ ले पाठकाय में कौन सा प्रत्यय है, 90% लोग गलत करते हैं कि लास्ट में ये आया ना, या तो यत होगा या ण्यत होगा या क्यप होगा या ल्यप होगा, तीनों में चारों में तो यह बचता है, इसमें तो लास्ट में क्या दिख रहा है? यह दिख रहा है। अरे ये यह तो चतुर्थी का है, मूल शब्द तो क्या है? पाठक। पाठक में प्रत्यय कौन सा है? नूल। इसलिए आपको अलर्ट होने की आवश्यकता है। केवल रट के चले गए ना लास्ट में यह दिख जाए, यह दिखते हमें कौन सा प्रत्यय करना है? यह वाले प्रत्यय करना है। भूल मत जाना उसको चीज को कि वो शब्द रूप भी चल रहे हैं, धातु रूप भी चल रहे हैं। तो थोड़ा सा अलर्ट होकर के आपको काम करना है। और इसका यदि नपुंसक लिंग के अंदर रूप बनाना हो तो फल की तरह चलता है, पाठकम पाठके पाठकानी, मित्रम पाठकम अस्ति, मित्र पढ़ने वाला है, और मित्राणी पाठकानी संति, मित्र पढ़ने वाले हैं। बहुवचन में कर दिया, एक वचन में कर दिया। सामान्य तौर पर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का ही काम हमारे आता है। ठीक है, अब यहां पर जो हम प्रत्यय रख रहे हैं नुबुल प्रत्यय, नुबुल प्रत्यय के वही काम, तीन प्रकार की धातुएं, वापस रिवाइज करो माइंड को। नुबुल प्रत्यय में नैकित संज्ञा हो गई ना, नैकित संज्ञा हो गई तो इगंत में तो वृद्धि, अधुपद में वृद्धि, लेकिन लघु पद में गुण, केवल एक धातु को छोड़कर मृज धातु को। सबसे पहले कौन सी धातु ले रहा हूं मैं? इगंत। इगंत में क्या करना है? वृद्धि। पढ़ लो एक बार सामने ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है। इगंत धातु के आगे यण की संज्ञा वाला प्रत्यय होने पर वृद्धि कार्य होगा। ई के स्थान पर आई, ऊ के स्थान पर औ, री के स्थान पर आर। री में भी हो सकता था लेकिन री का काम आता नहीं है इसलिए छोड़ दिया मैंने। क्लियर है? अब देखो इधर, इधर देखिए, एक रूप बना के बता रहा हूं मैं। ची धातु से, ची धातु से आपने किया नुबुल प्रत्यय, ची प्लस नुबुल, नुबुल के वू के स्थान पे क्या हो गया? अक। ची प्लस अक, ची प्लस अक। अब ची को वृद्धि क्या हो गई? चई। ई को वृद्धि क्या होगी? आई। क्या रूप बन गया? चई प्लस अक, चई प्लस अक। अब अयाधि संधि करेंगे, अयाधि संधि में क्या हो जाएगा? आय, च आय अक, मिलाकर के लिखेंगे क्या रूप बनेगा? चायक। पुल्लिंग में क्या बन जाएगा? चायक है, और स्त्रीलिंग में क्या बन जाएगा? चायिका। इसीलिए मैंने वहां पे क्या कहा था, यदि आगे अक इका हो तो डबल मात्रा, वो डबल मात्रा ये वृद्धि की वजह से हो रही थी। और वहां पे बताया था ना अनानीय आगे हो तो सिंगल मात्रा, वो गुण की वजह से हो रहा था। अब बताओ, ची से चायक है, ऐसे बनाइए। दूसरा क्या है? जी, जी से क्या बन जाएगा? जायक है। श्री से श्रायक है, नी से नायक है,
डी से डायक है, सी से सायक है, क्री से क्रायक है, क्षी से क्षायक है और ई से आयक है। ई को वृद्धि हो गई आई और आई के स्तर पे आय हो जाएगा आयक है। अब देखो इधर ऊ वाला प्रसंग देख लो, दूसरा कॉलम। अब ऊ को वृद्धि क्या होगी बताइए? औ होगा ना। ऊ को वृद्धि क्या होती है? औ, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। देखो ह्रस्व भी ले लिए, दीर्घ भी ले लिए। अब जैसे हु को वृद्धि क्या हो जाएगी? हऊ। हऊ और आगे क्या है? अक। अयादि संधि करेंगे, औ के स्थान पे क्या होगा? आव। क्या रूप बन जाएगा? है आव अक मिलाकर लिखेंगे, क्या रूप बन जाएगा? हावक है। स्तु से स्तावक है, श्रु से श्रावक है, यू से यावक है, भू से भावक है, लू से लावक है, पू से पावक है। इन सभी धातुओं का अर्थ पीछे लिख चुका मैं। पू का मतलब होता है पवित्र करना और पवित्र करने वाला पावक है। धू से धावक है। ऐसे आ जाओ। अब री को वृद्धि क्या होगी बताइए? आर होगी ना। री के स्तर पे आर हो जाएगा कै आर और आगे क्या है? अक मिला के लिखेंगे, क्या रूप बन जाएगा? कारक है, करने वाला। त्रि से तारक है, ह्री से हारक है, मृ से मारक है, श्री से सारक है, ध्री से धारक है, भ्री से भारक है, स्मृ से स्मारक है और बड़ा री हो तो भी बात वही है, आरी होगा ना। क्री से कारक है, ज्री से जारक है। मतलब ये हुआ यहां पर यदि धातु के अंत में ई उ रिल री है, छोटा बड़ा कैसा भी, तो उनको आप वृद्धि कर देंगे। पुल्लिंग के रूप बना दिए। स्त्रीलिंग का रूप बनाना क्या काम करना होगा? अंत में टाप लगाओ और कैसे पहले वाले ए के स्थान पे ई कर दो। बताओ क्या बन जाएगा? चायक से चायिका, जायक से जायिका, श्रायिका, नायिका, डायिका, सायिका, क्रायिका, क्षायिका, आयिका, हाविका, हाविका, स्ताविका, श्राविका, याविका, भाविका, लाविका, पाविका, धाविका, कारिका। क्री से क्या बन जाएगा? कारिका, तारिका, हारिका, मारिका, सारिका, धारिका, भारिका, स्मारिका। आपने देखा होगा ना, स्मारक स्थल, स्मरण करवाने वाला, याद करवाने वाला। किसी महात्मा का लगा दिया स्मारक स्थल, उनको याद करवाने के लिए। और आपने कोई किताब पुस्तिका निकाली, स्मारिका मतलब याद करवाने वाली किताब, स्मारिका। स्त्रीलिंग में क्या बन जाएगा? स्मारिका पुस्तिका, स्मरण करवाने वाली पुस्तिका। तो ये ध्यान रखना, क्री से कारिका, ज्री से जारिका। नंबर 1 कंप्लीट। इगंत धातु के आगे नुबुल प्रत्यय होने पर आपको क्या करना है? वृद्धि का कार्य करना है। नंबर 1 काम कंप्लीट। अब आते हैं दूसरे प्रकार की धातुएं। दूसरे प्रकार की धातुएं कैसी थी? अधुपद। सक्रिय हो जाइए। अधुपद, अधुपद का मतलब क्या था? जिसकी उपदा के अंदर ह्रस्व ए, जिसमें सेकंड लास्ट क्या हो? ह्रस्व ए। उसमें क्या होगा? ब्रैकेट पढ़ लो पहले आगे। ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? अधुपद ह्रस्व ए उपदा वाली धातु के आगे य या न की संज्ञा वाला प्रत्यय हो तो वृद्धि कार्य होगा ए के स्थान पर आ। हमारा प्रत्यय कौन सा है? नुबुल। नुबुल में कौन सा हुआ? णैकित संज्ञा। तो कौन सा मिल गया? णैकित संज्ञा वाला मिल गया ना, णैकित संज्ञा वाला मिल गया हमें। अब आ जाओ, वृद्धि क्या होगी? अभी मैंने बताया ना, जैसे पट धातु है, इधर देखो, पट धातु से नुबुल किया, नुबुल के वु के स्थान पर अक। अब ए को वृद्धि क्या हो जाएगी? आ। पट से क्या बन गया? पाठ और आगे क्या है? अक। मिलाकर के लिखो, पट से पाठक है, चल से चालक है, वध से वादक है, नस से नासक है, दह से दाहक है। एको आओगे सब में। पत से पातक है, वह से वाहक है, वच से वाचक है। वच का मतलब बोलना और बोलने वाला, वाचक समाचार वाचक, समाचार बोलने वाला, ठीक है, समाचार वाचने वाला, समाचार वाचक। सह से साहक है, यज से याजक है। यज का मतलब यज्ञ करना और यज्ञ करवाने वाला याजक। त्यज से त्याजक है, चर से चारक है, पच से पाचक है,
वस से वासक है, बद से बाधक है, ग्रह से ग्राहक है, श्वास से श्वासक है, तप से तापक है, भज से भाजक है, हस से हासक है, जप से जापक है। भज का मतलब टुकड़ा करना, अलग करना, और भाजक अलग करने वाला। आपने देखा हो ना, मार्ग विभाजक, मार्ग को अलग करने वाला। ठीक है, इस प्रकार से ये सब में आपने अदुपद धातु के प्रसंग में क्या किया, ए के स्थान पे वृद्धि क्या की, आ। लेकिन यहां पे कुछ अपवाद हैं, उनको एक बार मैं बीच में यहीं पर डिस्कस कर लेता हूं, क्योंकि वो अदुपद से जुड़े हुए अपवाद थे। दो प्रसंग हैं, दो चीज याद रख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। सुनो, एक तो धातु है हन। देखो इधर, हन धातु है ना, नियमानुसार अदुपद है, उपदा के अंदर ए है, सीधे तौर पर तो रूप क्या बनता, हान के बन जाता। लेकिन इसमें दो काम होंगे, एक तो है के स्थान पे घ और न के स्थान पे तय। आप ये मान सकते हो हन के स्थान पे क्या हो जाएगा, घत। ये अलग अलग काम थे, है के स्थान पे घ अलग है और न के स्थान पे तय करने वाला सूत्र अलग है। आप तो ये मान लो कि हन के स्थान पे क्या हो जाएगा, घत। तो हन का मतलब क्या होता है, मारना, मारने वाला। इस अर्थ में हन के स्थान पे घत हो गया। अब घत के स्थान में ए है ना, अब ए को वृद्धि क्या हो जाएगी, आ, और घत से क्या बन जाएगा, घातक। तो हन धातु से नुवल प्रत्यय करेंगे तो रूप क्या बनेगा, घातक है, मारने वाला, प्राण घातक, प्राणों को मारने वाला। ठीक है, मतलब प्राणों को हरने वाला। घातक होता है ना, घातक, घातक हन धातु से बना हुआ है। स्टार डाल लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। यदि घातक का प्रसंग आया तो इसमें प्रकृति प्रत्यय पूछेगा तो आपको क्या बताना पड़ेगा, हन धातु से नुवल प्रत्यय, नंबर 1। और सुनिए इधर देखो, गम, नम, यम, रम, 4 में तो मैं अंत में था, जन और वध, 6 धातुएं। बताओ, चेक करो, सारी की सारी अदुपद है क्या, अदुपद है ना। लेकिन इन 6 धातुओं के आगे यण की संज्ञा वाला प्रत्यय है तो भी आप वृद्धि, या नुवल प्रत्यय आगे है तो भी आप वृद्धि नहीं करेंगे। यदि यण वाला प्रत्यय आगे है तो भी, नुवल प्रत्यय आगे है ना तो भी वृद्धि नहीं करेंगे। इधर देखो, गम से क्या रूप बना, गम का है, नम से नम का है, यम से यम का है, रम से रम का है, जन से जन का है, वध से वध का है। नहीं तो ए को क्या वृद्धि होती, आ। ये अपवाद आ गई। अब चेक करो, जन का मतलब उत्पन्न करना, जन का मतलब क्या होता है, उत्पन्न करना, उत्पन्न करने वाला जनक है, उत्पन्न करने वाला जनक है। एक चीज चेक करो, वध से तो क्या बना, वधक है। वध का मतलब भी क्या होता है, मारना, मारने वाला वधक है। और एक ऊपर देखो, बध, अभी ऊपर आई थी धातुएं, बध, बध का मतलब होता है बांधना, बांधने वाला, वहां तो क्या बना, बाधक है। बध में तो क्या बना, बाधक है, और वध में क्या बना, वाधक है। ये दूसरे प्रकार के धातुएं कौन सी आ गई हमारे पास, अदुपद धातुएं। चलो, तीसरे प्रकार की धातुएं कौन सी आती हैं, बताओ। तीसरे प्रकार की धातुएं कौन सी हैं, लघु युगपद। और लघु युगपद के सामने ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, एक बार पढ़ लीजिएगा, लघु युगपद रस्व ई उ रील री उपदा वाली धातु से यदि आगे किसी भी प्रत्यय हो, कोई भी प्रत्यय हो, तो आपको क्या करना होता है, गुण। केवल एक धातु को छोड़ करके, कौन सी धातु, मृज धातु, बाकी सभी जगह गुण ही करना होता है, चाहे यण की संज्ञा वाला हो चाहे नॉर्मल हो। अब बताइए, अब ई को गुण क्या होगा, ए। देखना, विद से भेद कहा, ई को गुण क्या हो गया, ए। ऐसे छिद से छेद कहा, लिप से लेपक है, विद से वेदक है। पहले ई वाले देख लीजिएगा सारे के सारे, विद से वेदक है। ऐसे देखो, क्षिप से क्षेपक है, शिष से शेषक है, लिख से लेखक है, पिस से पेशक है, सिच से सेचक है, और इस से एशक है, और प्र प्लस एशक है, बताए थे मैंने आपको, प्रेषक है इत्यादि, वैसे बने हैं, इस धातु से बने हुए हैं। अब आ जाओ ऊ वाला प्रसंग देखो, ऊ को गुण क्या हो जाएगा, ओ।
मुद है ना, मुद को गुण क्या होगा, मोद, क्या रूप बन जाएगा, मुद से मोदक है, भुज से भोजक है, बुध से बोधक है, सुस से शोषक है, उ को गुण क्या हो गया ओ, लुप से लोपक है, दुह से दोहक है, घुस से घोषक है, उद्घोषक, घुस का मतलब घोषणा, घोषणा करने वाला उद्घोषक है, उद लगा देंगे उपसर्ग तो उद्घोषक है, और स्त्रीलिंग में बनाना होता तो घोषक से घोषिका, उद्घोषिका, समाचार उद्घोषिका, समाचार का, समाचारों की घोषणा करने वाली। ऐसे आओ, पुष से पोषक है, सुच से सोचक है, रुच से रोचक है, और री वाला प्रसंग, री को गुण क्या हो जाएगा अर, बताओ, नृत्य से नर्तक है, नृत्य का मतलब नाचना, नाचने वाला क्या रूप बन जाएगा नर्तक है, और नाचने वाली नर्तिका, एक तो बनेगा नर्तिका और एक स्त्री प्रत्यय के आधार पे बनता है नर्तकी, वो गी प्रत्यय होकर के अलग से बनता है, गी गीस इत्यादि होकर के। ऐसे कृत से कर्तक है, दृश्य से दर्शक है, दृश्य का मतलब देखना, और देखने वाला क्या रूप बनेगा दर्शक है। ऐसे सृज से सर्जक है, सृजक नहीं बनेगा सर्जक है, उत्पन्न करने वाला। ऐसे आइए, दृप से दर्पक है, त्रिप से तर्पक है, वृत्त से वर्तक है। लेकिन मैंने एक धातु को बताया, मृज धातु में गुण नहीं होकर के कौन सा काम होगा, वृद्धि। बताओ क्या फर्क आया, क्या फर्क आया बताइए, क्या फर्क आया। मृज में तो यदि सामान्य होता तो री को गुण होता अर, अब यहां पे री को वृद्धि हुई है आर, तो मृज से क्या बन गया मार्ज, और आगे क्या है अक, मिला के लिखेंगे क्या रूप बन गया मार्जक है। केवल एकमात्र धातु है मृज धातु जिसके अंदर आपको वृद्धि का काम करना पड़ा है। क्लियर, तीनों प्रकार की धातुएं कंप्लीट। इगंत में वृद्धि, अधुपद में वृद्धि, लेकिन कुछ अपवाद आ गए, और लघु इगुपद के अंदर गुण केवल एक अपवाद था मृज वाला। प्रत्यय पहचाना तो सरल है, अंत में अकैका दिख गया तो ल्युट नुबुल प्रत्यय है, अनम दिख गया तो ल्युट प्रत्यय है, अनीय दिख गया तो अनियर प्रत्यय है। लेकिन प्रोसेसिंग के लिए ये मैं पूरी बात बता रहा हूं, इसलिए आपको इतना प्रेशर भी नहीं होना है कि ये इतने रूप कैसे याद करेंगे, आपको तो रूप बना करके देगा, आपको तो छांटना है। वो धातु को छांटने के लिए मैं ये पूरी प्रोसेस बता रहा हूं, ठीक है। अब आता है, देखो यहां पे जब नुबुल प्रत्यय आगे हो, या फिर हम ये कह सकते हैं यण की संज्ञा वाला कोई प्रत्यय आगे हो, तो आकारांत धातुओं में कोई विशेष काम होता है। सुनो, आकारांत धातुओं के अंदर अलग अलग प्रसंग से या तो य, या फिर तय, या फिर य प इत्यादि का प्रसंग आ जाता है। ये तय गलत लिख दिया है, इस तय की जगह लय कर लीजिएगा। सुनो, नियमानुसार यह हो जाएगा, या फिर प हो जाएगा, या फिर लय हो जाएगा। कैसे कैसे सुनो, ओरिजिनल धातु थी दा, दा धातु से नुबुल प्रत्यय किया, नुबुल में क्या बचा वू, वू के स्थान पे अक, अनियर में तो सीधा काम हो गया था, सवर्ण दीर्घ करके दानम, दानियम। लेकिन यण की संज्ञा वाला प्रत्यय आगे हो, सुनो, यण की संज्ञा वाले प्रत्यय में सामान्य तौर पर आपको यह लगा देना है। दा प्लस अक बीच में यह लगाएंगे, क्या रूप बन जाएगा दायक है। गा प्लस अक गायक है। विधा प्लस अक, विधा प्लस अक विधायक है। विधायक में धा धातु से बना हुआ है। ग्ला प्लस यक ग्लायक है। आख्या प्लस अक आख्यायक है, और ध्या प्लस अक ध्यायक है। इसीलिए तो मैंने अयादि संधि में गायिका के उदाहरण को नहीं रखा। यहां पे गी को वृद्धि नहीं हुआ, धातु ओरिजिनली क्या है गा, और आकारांत धातुओं में सामान्य तौर पर यह का आगम होता है, ये वाला आगे हो तो यहां पे गा के आगे देखो, गा के आगे अक था और यह का आगम हो गया, मिला के लिखा रूप क्या बना गायक। अयादि संधि कहां पर हुई, जबकि अधिकांश किताबों में गायक को अयादि संधि दे रखी है। वो जैसे नायिका में बन गया ना, नी से नई और नई से अयादि संधि करके नायिका बना दिया, वैसे गी से बना देते हैं गई, और गई के आगे करके गायक है। लेकिन गी तो था ही नहीं, धातु ओरिजिनली क्या है गा, और गा के स्थान पर गा के आगे जब नुबुल प्रत्यय होगा तो यहां पे नैकित संज्ञा वाला प्रत्यय है, तो बीच में यह आ जाएगा।
ऐसे देखो यहां पर भी आगे देखो पा धातु है ना, पा धातु से क्या रूप बन जाएगा, पायक है। लेकिन यदि उसका अर्थ रक्षा करने वाला है तो फिर यह के बजाय क्या रखना होगा, लय, और रूप क्या बनेगा, पालक है। पा का मतलब पीने वाला, पीने वाला हुआ जब तो बनेगा पायक है, जल को पीने वाला पायक है, जल पायक है। और देश की रक्षा करने वाला, रक्षा करने अर्थ में पालक है बनेगा। अब मान लो परीक्षा के अंदर आपसे पालक है पूछ ले, और पालक है के अंदर धातु कौन सी है, प्रकृति प्रत्यय कौन सा है, तो ध्यान रखना धातु आपको पाई बतानी होगी। पा प्लस नुबुल, ये बीच में लय का तो आगम हुआ है, आगम का मतलब बीच में आकर के एडजस्ट हो जाना। ऐसे ही ये तीन धातुएं और देख लीजिएगा, मा, ज्ञा और स्था। इसके अंदर आपको आकारांत धातु के बाद में प हो जाएगा। मा से मापक है, ज्ञा से ज्ञापक है, स्था से स्थापक है। देखो मा का मतलब मापना और मापने वाला मापक है, ज्ञा का मतलब जानना, जानने वाला ज्ञापक है, स्था का मतलब रुकना और रुकने वाला स्थापक है। तो ये सारे के सारे। और इगंत धातु में से आप देख सकते हो, इगंत वाले नंबर 1 वाले उदाहरणों के अंदर देखो, हमने एक धातु है ना भी धातु, भी धातु को वहां पर नहीं लिया। भी धातु के आगे जब नुबुल प्रत्यय होगा तो यहां पर बीच में श लग जाता है, और भी और आगे श, अब भीष और आगे नुबुल का अक है, मिलाकर के लिखेंगे क्या रूप बनेगा, भीषक है। इसके ऊपर भी स्टार डाल लीजिएगा। यद्यपि गंध धातु थी, नियमानुसार वृद्धि होना चाहिए था, लेकिन भी वाला प्रसंग हमने नहीं लिया, जबकि सी वाला तो ले लिया, नी वाला हमने ले लिया था। नी में क्या बना, नायक है, सी से क्या बना, सहायक है, लेकिन भी से क्या बनेगा, भीषक है। इस प्रकार से ये हमारे आकारांत धातु के प्रकरण में नियमानुसार कौन कौन से काम हुए बताइए, य, ल और प। नियमानुसार य, ल, प भी आपको बीच में देखने को मिल सकते हैं। और बाकी धातु है ना, बाकी धातु में कोई काम नहीं करना। देखो इधर सास से शासक है, भिक्ष से भिक्षक है, रक्ष से रक्षक है, चिंत से चिंतक है। अब बताओ, चिंत है ना, लघु उपपद नहीं है, उपदा में ई थोड़ी है, तो चिंत से क्या बनेगा, सीधा चिंतक है, और चिंत की जगह होता चित। अब चित के अंदर तो उपदा में ई हो गया, तो फिर क्या बन जाएगा, चित से चेतक है। चित से तो क्या बन जाएगा, चेतक है, लेकिन चिंत से चिंतक है। धाव से धावक है, भास से भासक है, पूज से पूजक है। अब देखो पूज से तो क्या बना, पूजक है, और पूज की जगह यदि भुज होता, अब भुज में तो लघु है ना, तो भुज को तो गुण हो जाएगा ओ, क्या रूप बन जाएगा, भोजक है। लेकिन पूज में उ बड़ा है, 3 प्रकार वाली जो धातु है 3 नंबर वाली, वो नहीं है ये। शिक्ष से शिक्षक है, भक्ष से भक्षक है, मंत्र से मंत्रक है। मंत्र उपदा में क्या है, मैं न त, सेकंड लास्ट त है, नहीं हुआ। कंप से कंपक है, सेव से सेवक है, ईक्ष से ईक्षक है, परी लगा देंगे तो परीक्षक है, वी लगा देंगे तो वीक्षक है, भूस से भूषक है, निंद से निंदक है, क्रंद से क्रंदक है। ये कोई से भी प्रकार, तीनों प्रकार के धातुओं से भिन्न आ गए ना, इस वजह से कोई काम नहीं हुआ। इस प्रकार से नुबुल प्रत्यय के अंदर आपको अंत में या तो अक दिखेगा या फिर इक दिखेगा। और जैसा नुबुल प्रत्यय है वैसा ही कर्ता अर्थ में एक प्रत्यय होता है निणी प्रत्यय। निणी प्रत्यय के अंदर देखो इधर 2 अर्थ है, एक तो कर्ता और एक है स्वभाव। 2 प्रकार के उदाहरण देखेंगे हम। कर्ता और स्वभाव अर्थ में एक प्रत्यय होता है निणी। ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बढ़िया महत्वपूर्ण है। निणी प्रत्यय के अंदर ण और ई की तो हो जाएगी संज्ञा, बचेगा केवल क्या, इन। क्या बचेगा, इन। और न की संज्ञा होने के कारण से यथा प्राप्त वृद्धि हो जाएगा। जैसे देखो ग्रह धातु है, ग्रह धातु से आपने निणी प्रत्यय किया, निणी में क्या बच जाएगा, सॉरी निणी प्रत्यय किया, निणी में क्या बच जाएगा, इन। क्या रूप बन जाएगा, ग्रह इन। अब बताओ ग्रह धातु तो क्या है, अधुपद है ना, उपदा में ए है, तो ए को वृद्धि हो जाएगी आ, क्योंकि आगे नए वाला प्रत्यय है, तो ग्रह को वृद्धि क्या हो जाएगी, ग्राह है। ग्राह प्लस इन, मूल शब्द क्या बन गया, ग्राहीन।
मूल शब्द क्या बन गया? ग्राहीन। और आपको शब्द रूपों के दौरान सन्यासिन के रूप दिए हुए हैं, स्वामिन का रूप दिया हुआ है। वो इन अंत वाले है ना, इन अंत वालों का रूप इसी की तरह चलेगा। जैसे वहां पे चला था ना स्वामी, स्वामिनौ, स्वामिन है, वैसे ग्राही, ग्राहीणौ, ग्राहीण रूप चलेंगे। इधर देखो मूल शब्द क्या बन गया? ग्राहीन। अब इसका जो रूप है वो रूप सारा का सारा आपको किसकी तरह चलाना होगा? स्वामिन की तरह चलाना होगा। देखो इधर निणी प्रत्यय में न और एक की संज्ञा के बाद इन शेष रहता है और न की संज्ञा होने के कारण से यथा प्राप्त वृद्धि कार्य हो जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखना सभी धातुओं से नहीं होता, कुछ निश्चित धातुएं हैं उन्हीं से ये होता है। पुल्लिंग में रूप क्या बन जाएगा? ग्राही। जैसे स्वामिन से क्या बना? स्वामी। एक वचन में क्या बना? स्वामी। द्विवचन में स्वामिनौ, बहुवचन में स्वामिन है, तो ग्राही, ग्राहीणौ, ग्राहीण ऐसे रूप बनेगा। राम एक वचन का है ना, राम है, गुणग्राही अस्ति। राम गुणों को ग्रहण करने वाला, कर्तार्थ में हो रहा है ये भी, राम गुण को ग्रहण करने वाला। ग्राही भी बना सकते थे, गुण ग्राहक है, नुबुल प्रत्यय में क्या बन जाएगा? ग्राहक है, गुण ग्राहक का भी बन सकता था, अर्थ वही है। राम पुल्लिंग का है तो गुणग्राही पुल्लिंग का। दूसरी बात, मूल शब्द क्या बना था? यहां पर ग्राहीन था ना। यदि ग्राहीन शब्द से आपको स्त्रीलिंग में रूप बनाना हो तो नकारांत के प्रसंग में आगे बताऊंगा, गीप प्रत्यय होता है, गीप में बचता है ई और न को न होकर के रूप बनेगा ग्राहिणी, और इसका रूप नदी की तरह चलेगा। क्या रूप बन जाएगा? ग्राहिणी। अब देखना, अब नदी की तरह चलेगा। सीता गुणग्राहिणी अस्ति। देखो इधर सीता शब्द स्त्रीलिंग का था ना, तो गुणग्राहिणी, और राम गुणग्राही, मतलब ग्राही ई अंत वाला भी और ग्राहिणी इड़ी अंत वाला भी। प्रत्यय कौन सा माना जाएगा? निणी माना जाएगा। ये जितने भी ई अंत वाले ना, योगी, भोगी, सन्यासी, रोगी, सब ई अंत वाले, और रोगिणी, भोगिनी, सन्यासिनी, सारे के सारे इन्हीं अंत वाले, वो सारे के सारे कौन से प्रत्यय हैं? निणी प्रत्यय के हैं। ये आपके गद्यांश पद्यांश में पूछने योग्य उदाहरणों में से हैं। ऐसे ही देखिए नपुंसक लिंग के अंदर क्या होता है? न का लोप हो जाता है और जो रूप बनता है वो बनता है ग्राही, ई छोटा। मित्रम गुणग्राही अस्ति। नपुंसक लिंग का तो ज्यादा काम नहीं आएगा, पुल्लिंग का और स्त्रीलिंग का ही काम आएगा। तो पुल्लिंग में तो ई अंत वाला और स्त्रीलिंग के अंदर इन्हीं अंत वाला जो प्रकरण होगा वो आपको निणी प्रत्यय में रखना है। लेकिन सभी धातुओं से नहीं होता, कुछ निश्चित धातुओं से ही होता है। और वो कौन कौन सी धातुएं हैं एक बार देख लीजिएगा। देखो इधर गृहणाति, जो ग्रहण करता है, इस तरह के अर्थ में ग्रह धातु से आपने जब ये प्रत्यय किया तो मूल शब्द क्या बन गया? ग्राहीन। पुल्लिंग में ग्राही, स्त्रीलिंग में ग्राहिणी, नपुंसक लिंग में ग्राही। मंत्रयति इति, जो मंत्रणा करता है, मंत्र धातु से निणी प्रत्यय, मूल शब्द बन गया मंत्रिन। और मंत्री से प्रथमा पुल्लिंग के अंदर क्या बन जाएगा? मंत्री। कैसे रूप चलेंगे? मंत्री, मंत्रिणौ, मंत्रिणः। और स्त्रीलिंग में क्या बन जाएगा? मंत्रिणी। क्या रूप बन जाएगा? मंत्रिणी। और नपुंसकलिंग में मंत्री, ई छोटा। ऐसे ही निवसती थी, जो निवास करता है, इधर देखो नि उपसर्ग पूर्वक वस धातु, और इससे कौन सा प्रत्यय किया आपने? निणी प्रत्यय। अब बताइए यहां पर जो निणी प्रत्यय आपने किया, इधर देखो एक बार, निणी में अब नैकित संज्ञा हो गई ना, तो वस को क्या हो जाएगा? वृद्धि, वास। वस का क्या हो जाएगा? वास। क्या रूप बन जाएगा? निवासिन। अधुपद है ना। अरे देखो वस धातु अधुपद है, ग्रह धातु अधुपद थी, उत्साह सह धातु भी अधुपद है, तो इनमें ए को वृद्धि हो जाएगी आ। निवास से निवासिन, उत्साह से उत्साहिन, और पुल्लिंग में क्या बन जाएगा? निवासिन से निवासी। मोहन है, जयपुर निवासी अस्ति। मोहन पुल्लिंग का था तो निवासी। सीता जयपुर निवासिनी अस्ति। निवासिनी, सीता स्त्रीलिंग का आया तो निवासिनी, और नपुंसकलिंग में निवासी। ऐसे ही जो उत्साह करता है उसको पुल्लिंग में मूल शब्द क्या बना? उत्साहिन, और पुल्लिंग में क्या हो जाएगा? उत्साही। राम है उत्साही अस्ति, और सीता उत्साहिनी अस्ति। ऐसे ही जो अपराध्यते इति, जो अपराध करता है, मूल शब्द क्या हुआ? अपराध धातु से, अप उपसर्ग पूर्वक राध धातु से निणी प्रत्यय करेंगे, क्या रूप बन गया? मूल शब्द अपराधिन। अब पुल्लिंग में क्या बन जाएगा? अपराधी। ठीक है, मोहन है अपराधी अस्ति। और
राधा अपराधिनी। देखो रह के बाद में आ अट में था, ध अट का वर्ग पवर्ग में कहीं पर भी नहीं है, इसलिए नहीं हुआ। ठीक है। और देखो स्था धातु वही आ गया ना, आकारांत धातु, स्था प्लस इन। इधर देखो स्था प्लस इन, आकारांत धातु में अभी आपको बताया यह पै इत्यादि का होता है ना, यहां पे यह हो जाएगा और मूल रूप क्या बनेगा, स्थायिन। पुल्लिंग में क्या बना, स्थाई। स्त्रीलिंग में क्या बन जाएगा, स्थायिनी, और नपुंसकलिंग में स्थाई। और जैसे कि मैंने बताया ये तो कर्तार्थ वाले थे, और एक दूसरा अर्थ और बताया, ऊपर ऊपर देखो स्वभाव अर्थ भी तो होता है ना, ऐसा कोई व्यक्ति जो सत्य ही बोलता हो, तो यहां पे सत्य पहले से है, और यहां पे धातु कौन सी आ गई, वद धातु। सत्य प्लस वद, वद अदुपद है ना, वृद्धि हो जाएगी, वद से क्या बन जाएगा, वाद, आगे निणी का इन, मूल शब्द क्या बन गया, सत्यवादिन। अब पुल्लिंग में क्या बनेगा, सत्यवादी, स्त्रीलिंग में सत्यवादिनी, नपुंसकलिंग में सत्यवादी। प्रिय बोलने वाला क्या कहलाएगा, पुल्लिंग में प्रियवादी, स्त्रीलिंग में प्रियवादिनी, नपुंसकलिंग में प्रियवादी। और जो मित, मित का मतलब जो कम बोलता हो, मितम भाषते, कम बोलना जिसका स्वभाव हो, उसको हम क्या कहेंगे, मित। पहले लगा हुआ है भाष धातु से निणी प्रत्यय, मूल शब्द क्या बन गया, मित भाषिन। क्या रूप बन जाएगा, पुल्लिंग में मित भाषी, स्त्रीलिंग में मित भाषिणी, और नपुंसकलिंग में मित भाषी। इस प्रकार से ये जो चार प्रत्ययों की जो प्रक्रिया थी, इन चार प्रत्ययों की प्रक्रिया को एक तरह से देखा जाए आज की कक्षा में हमने रखा है। स्टार्टिंग के दो प्रत्यय कौन कौन से, ल्यूट और अनियर में तो गुण काम हुआ, और नुबुल और निणी के अंदर कौन सा काम हुआ है, वृद्धि वाला काम भी हुआ, और जहां पे लघु गुपद था वहां पे गुण कार्य भी हुआ है। एक बार इस काम को रिवाइज करके आना, ये सारे के सारे जो काम है आगामी प्रत्ययों के अंदर यथावत आपके काम आएंगे। शेष प्रत्ययों की प्रक्रिया को हम रखेंगे आगामी कक्षा में। धन्यवाद।